अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना सीएसएस का कोर्स कंटिन्यू करेंगे और हम लोग लिस्ट से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे, टेबल्स से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे और डिस्प्ले से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना और साथ ही साथ अपना कमेंट भी शेयर करना हमारे साथ। सो बॉयलर प्लेट हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है क्लास 6, क्योंकि हमारा एक पैटर्न चल रहा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो ये क्लास 6 है हमारा। एज यू कैन सी यहाँ पर दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ये सेटअप आपको ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर स्टाइल टैग लूंगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज अगेन, मैं लिस्ट लिखूंगा यहाँ पर और इसको कमेंट करूंगा इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं लिख के कमेंट लिस्ट करूंगा। ठीक है, तो लिस्ट से रिलेटेड हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। तो सीएसएस में जब हम लोग लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो वहाँ क्या टॉपिक होता है, और एचटीएमएल में जब लिस्ट के बारे में बात करते हैं वहाँ क्या होता है। एचटीएमएल में हम लोग लिस्ट को बनाते हैं। जो हमारा एचटीएमएल का क्रैश कोर्स है उसमें लिस्ट के ऊपर भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि लिस्ट दो किस्म के होता है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक ऑर्डर्ड लिस्ट। जिसको कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको ऑलरेडी पता है, एक स्ट्रक्चर आपको पता है। लेकिन सीएसएस में आके हम लोग ये पढ़ते हैं कि लिस्ट को स्टाइल कैसे किया जाता है। क्लियर हो गया। तो लिस्ट दो किस्म के हैं, एक यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक है ओएल यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट बुलेट मार्क्स के साथ आता है और ऑर्डर्ड लिस्ट बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 इस तरीके से आता है। अब इन दोनों में ही, चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, सीएसएस में काफी सारे प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं। एक होता है लिस्ट स्टाइल टाइप, एक होता है इमेज, एक है पोजीशन और शॉर्ट हैंड वगैरह। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि लिस्ट को कैसे करके हम लोग सजा सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि लिस्ट वगैरह क्रिएट कैसे करते हैं, तो लिहाजा मैं आपको क्रिएट करके नहीं दिखा रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। मैंने यहाँ पर कोड पहले से लिख रखा है, इसको सेव करूंगा। आपको सिर्फ ये कोड एक बार दिखा के एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है इसमें। मैंने एक h2 टैग लिया जो आपको नजर आ रहा है, एक t टैग लिया जो आपको नजर आ रहा है। इसके बाद मैंने यूएल एक लिस्ट लिया जिसमें क्लास लगाया a ताकि मैं इसको टारगेट कर सकूं, और इसके अंदर लिस्ट आइटम्स लिया। आपको पता है आप ऑर्डर्ड लिस्ट बनाए, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाए, लिस्ट आइटम दोनों के अंदर होता है। और इस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ क्लोज हुआ, उसके अंदर 3 लिस्ट आइटम है जो ओपन और क्लोज हो रहा, बीच में नाम लिख रहे हैं। ठीक है, बी में भी हमने क्या किया, यूएल लिस्ट है हमारा यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट है, और उसके बाद हमने एग्जांपल ऑर्डर्ड लिस्ट का लिया है। यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट का भी सिंटेक्स बिल्कुल सेम है, अंदर में इसका भी एलआई है, यहाँ पर सिर्फ ओएल इस्तेमाल करेंगे यूएल की जगह, एंड दैट्स इट। आपको इस तरीके से दिख रहा है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 के पैटर्न में लिखता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट बुलेट पॉइंट्स में लिखता है। ठीक हो गया, और इसको मैं बस एक डिफ के अंदर रैप कर दूंगा इस तरीके से, और इस डिफ को मैं यहाँ से नीचे लेके चला जाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं अब इस डिफ के अंदर पूरा हमारा लिस्ट है। मैं इसको इस तरीके से छोटा कर देता हूँ, और अब जो स्टाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम लोग लिस्ट पढ़ रहे हैं तो मैं आपको लिख के बकायदा यहाँ पर समझाऊंगा। उसके बाद जब हम लोग का रेपिटेशन होगा बार बार, फिर मैं सीधा स्टाइल को लेकर आके फिर एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अब हम लोग करेंगे क्या, अच्छा इसके लिए आपको जरा टारगेट दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, हमें टारगेट क्या करना है, यूएल को, और बदलना कैसे है, इस चीज को बदलना है हमें, क्योंकि लिस्ट आइटम इसके अंदर है। अब देखिए यहाँ पर एक तरीका तो हमने देखा कि क्लास ए लगाया है तो हम लोग डॉट ए लिख के इस तरीके से काम करते हैं, राइट। ये तो आपने देखा है, लेकिन इससे एक और अलग तरीका होता है जो कि डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ए लगाता हूँ, डॉट ए लगाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टी देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या असल में। मैं सोच रहा हूँ ए है, एंकर टैग है, ए क्या है, मुझे नहीं पता ये किसके ऊपर स्टाइल लग रहा है। बट अगर मैं इस तरीके से करता ना कि यूएल डॉट ए और इस तरीके से, तो यहाँ पर यूएल का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट के अंदर एक क्लास होगा जिसका नाम है ए, उस पर स्टाइल लगाना है। और जाहिर सी बात है सिर्फ यही अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर क्लास ए है, बाकी में तो नहीं है, तो सिर्फ इस पे लगेगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि प्रॉपर्टी देखते ही आप समझ जाएंगे कि यूएल है, इसका मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके अंदर आपने ये क्लास लगाया है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रैक्टिस होता है और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या, लिस्ट स्टाइल टाइप। लिस्ट स्टाइल टाइप इस्तेमाल करते हैं आप उसका स्टाइल को बताने के लिए। अब हम देखिए यहाँ पर अमेरिकन, सर्कल, डेसिमल बहुत सारा है, तो हम लोग पहले सर्कल इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं सेव करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जूम करता हूँ थोड़ा, इसमें आप देखिए बुलेट बना हुआ है जबकि इसमें सर्कल बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यूएल डॉट बी को टारगेट करूँ अगर यहाँ से, और मैं बोलूँ लिस्ट स्टाइल टाइप में डिस्क, तो आप देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से दिखता है। तो बाय डिफॉल्ट डिस्क भी ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला यूएल डॉट सी, बल्कि यूएल होगा डॉट सी, और यहाँ पर मैं लेट से बोलता हूँ कि लिस्ट स्टाइल टाइप स्क्वायर। तो जैसे मैं सेव करूंगा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्कल है, ये डिस्क है, और ये स्क्वायर बन गया है। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया है। तो ये मैं लिस्ट का टाइप को यहाँ पर चेंज किया। इसी तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट का तो एग्जांपल देख लिया ना। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो ओएल डॉट डी, ऑलरेडी क्लास नीचे लगा हुआ है, इस वजह से मैं डायरेक्ट स्टाइल लगा रहा हूँ यहाँ पर। अगेन मैं वही बात बोलूंगा, लिस्ट स्टाइल टाइप, और आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर मैं लिखा सकता हूँ अपर रोमन। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखिए अपर रोमन का मतलब ये रोमन लैंग्वेज में जो होता है ना, काउंटिंग होता है 1 2 3, वो उस तरीके से आ गया, या न्यूमेरिकल जिसको हम लोग बोल देते हैं आमतौर पर, इस तरीके से दिखता है। ये 1, ये 2, ये 3, और फिर 4 में वी आ जाएगा, एंड यू नो
द रेस्ट। ये अपर है, ठीक है, अपर रोमन। अब अगर मान लीजिए मैं OL.E करता हूँ, दोबारा इसमें लिस्ट स्टाइल में जाता हूँ और टाइप में जाके मैं बोलता हूँ लोअर रोमन, लोअर रोमन। तो अब आप देखिए क्या हुआ, ये अपर रोमन है, ये लोअर रोमन है, यानी एक तरफ से कैपिटल रोमन और लोअर रोमन, लेकिन दोनों ही रोमन है। इसके बाद आप बोल सकते हैं OL.F, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लोअर, बल्कि पहले लिस्ट स्टाइल लगाना पड़ेगा, तो लिस्ट स्टाइल, और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लोअर अल्फा। द मोमेंट मैंने सेव किया, अब आप देखिए लोअर अल्फा में ABC इस तरीके से आ रहा है। और अगर आखिरी वाले में मैं OL.G लगा के दिखाऊं लिस्ट टाइप में, बल्कि लिस्ट टाइप स्टाइल में डेसिमल, तो जैसे मैंने डेसिमल किया तो अब देखिए डेसिमल का मतलब ये 1 2 3 ही होता है, जैसे हमारा है यहाँ पर लिखा हुआ। तो पॉइंट इसके आप इसको अलग अलग टाइप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई एक स्टाइल आपको इसके अंदर मिल जाता है जो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कर करके कि कौन सा आपको सही लग रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो आपको जितना भी वैल्यू दिख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जब आप इस तरीके से करते हैं तब देखिए आपको काफी सारा वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, काफी सारा, ठीक है, ये काफी सारा। तो कुछ वैल्यू ऐसे है जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के साथ इस्तेमाल होते हैं, कुछ ऑर्डर्ड लिखकर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ जो इस्तेमाल होते हैं उसका कुछ एग्जांपल हमने दिया, अनऑर्डर्ड के साथ जो इस्तेमाल होते हैं उसका कुछ एग्जांपल हमने दिया आपको। बाकी आप एक्सपेरिमेंट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में स्टाइल लगाना आपको आ चुका और यही इसका मकसद है। बाकी जब हम लोग कभी प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे, उस वक्त हम लोग ये देखेंगे कि कब कौन सा स्टाइल कैसे पिक किया जाता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से बंद करूंगा दोबारा से और इसको कमेंट आउट कर दूंगा ऐसे, बल्कि मैं इसको अनकमेंट ही रखता हूँ क्योंकि अभी इस पे एग्जाम्पल देना है मुझे और इसी को इस्तेमाल करते हैं एज एग्जाम्पल। बार बार लिखने की जरूरत फिलहाल तो हमें नहीं है। ये हमारा नॉर्मल लिस्ट है, CSS हमने स्किप कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल वाला लिस्ट इस तरीके से दिखता है ना। हम लोग एक और काम कर सकते हैं, ये जो हमारा मार्कर है ना, मैं लिखूंगा रिप्लेस मार्कर विद एन इमेज, यानी ये जो आपको मार्कर दिख रहा है ना, चाहे 1 2 3 हो या बुलेट पॉइंट्स है, इसको मार्कर बोलते हैं। अब यहाँ पर तो आपको पता है सर्कल स्क्वायर ये सब आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं इमेज के साथ, ठीक है। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ और बेस्ट प्रैक्टिस भी बताऊंगा। सबसे पहले मैंने UL को डायरेक्ट टारगेट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जितना भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी यहाँ एग्जाम्पल से लेके पूरा सब में अप्लाई होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, यानी अगर मुझे इमेज लगाना है तो मैं लिस्ट स्टाइल इमेज में जाऊंगा, लिस्ट स्टाइल इमेज। इसमें URL आएगा हमारे पास, URL के अंदर कोड डालूंगा। अब इस कोड के अंदर लेट से मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, जो हमने इससे पहले भी एंड्रॉइड में, यानी जो हम लोग आइकन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हमने इसका एग्जांपल दिया था, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। अब आप देखिए द मोमेंट मैंने इसको सेव किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये आइकन एंड्रॉइड वाला बन गया है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आइकन, कोई भी सिंबल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमेशा याद रखना लिस्ट स्टाइल टाइप साथ साथ जरूर इस्तेमाल करना इस तरीके से। इससे होगा ये कि फॉर सम रीजन अगर ये नहीं चला तब जाके ये अप्लाई होगा। अभी आप देखिए मैंने डिस्क किया बट यहाँ डिस्क है नहीं, अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि ये सही है। द मोमेंट मैंने यहाँ पर फुल का स्पेलिंग को चेंज कर दिया तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास यहाँ पर पड़ा है ये उसको गेट नहीं कर पाएगा, तो ये वाला चीज तो काम नहीं करेगा। तो अब देखिए जैसे मैंने सेव किया इसको तो ये तो काम नहीं किया, बट बाय डिफॉल्ट ये प्रॉपर तरीके से दिख रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस, वही फॉल बैक के लॉजिक पे आप मान सकते हैं, ठीक है। और ये इमोजी भी मैं आपको साथ ही साथ कोड के साथ दे दूंगा, तो आप टेंशन मत लेना, ये आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होगा, ठीक हो गया। तो ये भी एक चीज था जो आपको पता है कि मार्कर इसको कहते हैं और इसको आप बदल सकते हैं। अच्छा, अब एक बार के हम लोग देखेंगे OL लिस्ट के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि OL लिस्ट में भी ये मुमकिन है या नहीं है। तो हम लोग इमेज में जाएंगे, URL में जाएंगे, डॉट लगाएंगे और यहाँ से एंड्रॉइड आ जाएगा, इसको पेस्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर भी ये काम करेगा, ठीक है। तो हर किस्म के लिस्ट को आप इस तरीके से उसका आइकन बदल सकते हैं और एज पर बेस्ट प्रैक्टिस आपको क्या करना है, लिस्ट स्टाइल टाइप में कोई भी एक डाल देना है, ठीक है। और वो ऑफ कोर्स सेकंड वाला दिखेगा नहीं जब तक फर्स्ट वाला ना हो। तो इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। इतना ही सिंपल सा पॉइंट था जो आपको मालूम होना चाहिए और ये काफी यूजफुल होता है बहुत टाइम लिस्ट के यहाँ पर स्टाइल करने के लिए, काफी यूजफुल होता है। इसके बाद आता है CSS पोजीशन लिस्ट आइटम मार्कर। अब इसका क्या मतलब है, पोजीशन लिस्ट आइटम मार्कर। मैं यहाँ पर दोबारा से कमेंट लगा के आपको समझाऊंगा। पोजीशन लिस्ट आइटम मार्कर ये क्या होता है, देखिए जैसे हमने देखा CSS टाइप स्टाइल टाइप, एक था CSS स्टाइल इमेज, वैसे ही एक होता है प्रॉपर्टी CSS स्टाइल पोजीशन जो स्पेसिफाई करता है कि लिस्ट में वो उसका पोजीशन, चाहे वो आप बाय डिफॉल्ट वाला सर्कल रखे, स्क्वायर रखे या अपना इमेज इस्तेमाल करें, लेकिन वो जो मार्कर है वो मार्कर का पोजीशन क्या होगा, क्या डिस्टेंस होगा इनके दरमियान। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इसमें बेसिकली दो प्रॉपर्टी होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन में, एक इनसाइड होता है एक आउटसाइड होता है। एक में ये होगा कि ये तीन जो है लाइन स्टार्ट यहाँ से होगा और ये बुलेट पॉइंट लाइन के बाहर होगा, और एक सिनेरियो ऐसा होता है कि बुलेट पॉइंट लाइन के अंदर आ जाता है।
तो इसका एग्जांपल जब मैं दूंगा तो आपको समझ में आएगा, और उसके लिए मुझे इसको कमेंट आउट करना है। यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट करूंगा यहाँ से, और यहाँ से मैंने कुछ HTML लेके आया, मैं इसको सेव करूंगा। तब देखिए इसको काफी ज्यादा ये बड़ा है, मैं इसको 100 में लेके आ गया। ठीक है, ये 100 पिक्सल है, यानी ऐसे ही ब्राउजर में एक्चुअली में दिखता है। यहाँ पर देखिए क्या है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन आउटसाइड, तो बाय डिफॉल्ट ये आउटसाइड। आप देखिए जब मैं लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखेंगे डिफरेंस, आपको समझाता हूँ मैं। ये जो बुलेट पॉइंट है अभी ये बाहर है, यानी ये लिस्ट के अंदर काउंट नहीं हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट यही होता है। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आप इनसाइड खुद से करें। जब आप इनसाइड करेंगे तो फिर इनसाइड हो जाएगा। तो अभी हमने कोई प्रॉपर्टी तो लगाया है नहीं, तो आइए अब एक एक करके प्रॉपर्टी लगाएंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ में आने लगेगा। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, ul.a, और उसके अंदर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और उसमें हम लोग बोलेंगे आउटसाइड। तो आप सेव करेंगे तो ये जाहिर सी बात है बाय डिफॉल्ट भी ऐसे ही रहता है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहेगा। और हमारे पास एक बी है, ये इनसाइड, इस पे जब बी को टारगेट करके लगाएंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ul.b, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लिस्ट स्टाइल पोजीशन इनसाइड। जैसे मैंने सेव किया इसको, आप देख सकते हैं कैसे चेंज हो गया। यानी अब क्या हुआ कि ये जो डॉट था ये उसी लाइन का हिस्सा बन गया, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा स्पेस आ गया, एज यू कैन सी। ठीक है, जबकि यहाँ पर लाइन के अंदर ये इंक्लूडेड नहीं था, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं कि जब मैं यहाँ से हवर कर रहा हूँ तो ये ब्लू वाला डॉट के ऊपर, आपको ब्लू लाइन के ऊपर ये डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये लाइन के अंदर इंक्लूडेड है, जबकि यहाँ पर आप देखिए सेपरेट है। तो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर यूज केस। बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है, अगर आप चाहते हैं कि अंदर आ जाए तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप इसको छेड़ेंगे नहीं, जैसा है वैसे ही रखेंगे। ठीक हो गया, ये एक सिंपल सा चीज है। और इसके अलावा एक और चीज होता है, ये तो हो गया क्लियर। अब एक सिनेरियो ऐसा होता है कि भाई मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, यानी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना बॉक्स चाहिए ना स्क्वायर चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ लिखा हुआ आ जाए, लिस्ट हो लिखा हुआ आ जाए। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यूएल को टारगेट करेंगे, ये इसी में दिखा देता हूं मैं। आप सबसे पहले बोलेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, और उसमें आप जाके बोलेंगे नन। द मोमेंट आपने नन बोला, आप देखिए लिस्ट की तरह तो बना हुआ है, लेकिन कोई भी मार्क्स वगैरह आपको नहीं दिख रहा है, यानी मार्क वगैरह जो होता है वो नहीं दिखता है। लेकिन यहाँ पर इंडेंटेशन बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, क्योंकि ये लिस्ट है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पर कुछ मार्जिन वगैरह ऐड होता है। तो आप अगर यहाँ पर ऐसे करेंगे कि मार्जिन 0, इसका मतलब चारों डायरेक्शन से मार्जिन 0 हो जाएगा। और आप अगर यहाँ पर करेंगे पैडिंग 0, तो चारों डायरेक्शन से क्या होगा, पैडिंग 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर पैडिंग लगा हुआ था, जैसे ही मैंने पैडिंग 0 किया तब आप देखिए ये एक एक लाइन पे, यानी है ये अभी भी लिस्ट ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल पी टैग है, ये लिस्ट है, लेकिन इसका स्टाइल मैंने चेंज कर दिया। ठीक हो गया, काफी सिंपल था। अब एक आखिरी में मैं आपको दिखाने वाला लगा हूँ शॉर्ट हैंड, यानी एक लाइन पे सब कैसे लिखना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि रियल वर्ल्ड में आप ऐसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने यूएल को टारगेट किया। यूएल टारगेट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सेव करूंगा तो बाय डिफॉल्ट रहता है तो वो आ जाएगा। यूएल के अंदर मैंने लिखा लिस्ट स्टाइल। अब आप देखिए मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप नहीं बोला, सिर्फ लिस्ट स्टाइल बोला, क्योंकि लिस्ट स्टाइल के अंदर बहुत सा प्रॉपर्टी आता है, मुझे मल्टीपल इस्तेमाल करना है, तो मैंने सिर्फ लिस्ट स्टाइल लिखा। इसके अंदर मैं बोलूंगा स्क्वायर, उसके बाद मैं बोलूंगा इनसाइड। ये इनसाइड जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यूआरएल, और यूआरएल के अंदर मैंने इस्तेमाल कर लिया अपना एंड्रॉइड। जैसे मैंने सेव किया तो आप देखिए सब प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। पहला क्या है, पहला है स्क्वायर, तो अभी ये स्क्वायर की तरह होगा, यानी आपको दिख नहीं रहा स्क्वायर, लेकिन ये एक्चुअली में स्क्वायर मार्क में है, एक स्क्वायर के अंदर है ये। ठीक है, ये एक स्क्वायर के अंदर है, ये इनसाइड में है, एज यू कैन सी ये लिस्ट के अंदर आ चुका, और यूआरएल में जो लगाया वो दिख गया। ठीक है, इस तरीके से। तो खैर इनसाइड तो बेकार सा ही रखता है मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आउटसाइड रखते हैं, तो ये इस तरीके से दिख रहा है। तो ये शॉर्ट हैंड है, काफी सिंपल सा चीज है। इसके अलावा भी चीज अगर आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टाइलिंग लिस्ट के अंदर आता है वो मार्जिन पैडिंग देना होता है, कलर वगैरह चेंज करना होता है, और क्या है, बस इतना ही है। तो ये करते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ से यूएल को टारगेट करता हूँ, और इस पे मैं बोलता हूँ कि बैकग्राउंड कलर जो है वो सैल्मोन कर दो। इस तरीके से हो गया, आप देखिए दोनों कलर सैल्मोन बन गया। मैंने बोला कि भाई पैडिंग हर डायरेक्शन से 20 पिक्सल दे दो, तब देखिए हर डायरेक्शन से 20 पिक्सल पैडिंग भी आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं और भी ज्यादा इसको लेट से कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि ओएल के अंदर एक एलिमेंट होगा एलआई, जो कि आपको पता है, चाहे ऑर्डर्ड लिस्ट हो या अनऑर्डर्ड लिस्ट हो, उसमें एलआई तो होगा। हम लोग यहाँ पर यूएल को कर रहे हैं ना, तो ओएल नहीं ले रहा, मुझे यूएल ही लेना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके अंदर मैं बोलूंगा कि भाई बैकग्राउंड, अच्छा एक यहाँ पर चीज देखिए, एक तो है बैकग्राउंड कलर, एक है बैकग्राउंड इमेज, एक है बैकग्राउंड पोजीशन, एक है बैकग्राउंड रिपीट, एक है क्लिप, एक है साइज। हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट। हम लोग यहाँ पर बैकग्राउंड अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग शॉर्ट हैंड डाल सकते हैं, राइट। तो आप चाहेंगे तो यहाँ शॉर्ट हैंड डाल सकते हैं। मैंने मिस्टीरियो लगा दिया, एक कलर है बैकग्राउंड का। अब इसके लिए बैकग्राउंड कलर भी यूज कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं यहाँ से कलर चूज करूंगा और मैं बोलूंगा डार्कन। ठीक है, डार्क रेड। उसके बाद मैं इसको सेव करूंगा ताकि आपको दिखे। उसके बाद मैं यहाँ से पैडिंग लगा दूंगा। ये किस पे लग रहा है, एलआई के अंदर लग रहा है, यानी जितना भी लिस्ट आइटम है उसके अंदर लग रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैं मार्जिन लेफ्ट कर दूंगा यहाँ से 20 पिक्सल। सेव करूंगा तब देखिए, अब आपको खुद देख के समझ में आ रहा है कि ये जो बुलेट पॉइंट है ये लिस्ट आइटम के बाहर है।
क्योंकि ये लिस्ट आइटम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इंक्लूडेड नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। और इवन आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं थोड़ा सा इसको पाउडर ब्लू कर देता हूँ, मैंने सेव किया, ठीक है। और पाउडर ब्लू के साथ यहाँ पर डार्क ब्लू अच्छा लगेगा, ना कि डार्क रेड। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप काफी सारा टाइप से स्टाइलिंग कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो लिस्ट स्टाइल में क्या पड़ा, लिस्ट स्टाइल क्या होता है वो देखा, जिसमें ये सिंगल हैंड है, यानी लिस्ट स्टाइल एक सिंगल हैंडेड है जिसमें आप सब शॉर्ट हैंड में डाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उसमें इमेज प्रॉपर्टी है, पोजीशन प्रॉपर्टी है और टाइप प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखेंगे कि सीएसएस में टेबल्स को कैसे स्टाइल करते हैं, ठीक है। टेबल्स इन सीएसएस, अब देखिए टेबल्स एक ऐसा वाहिद, टेबल्स और फॉर्म्स एक ऐसा वाहिद चीज था ना जो एचटीएमएल में बहुत डिटेल से आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। यानी बाकी सबको आप देखिए ना, H2 है, आप इसको H2 का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कलर वगैरह चेंज करेंगे तो वही आपको एट्रीब्यूट लेना पड़ेगा जो कि स्टाइल है, घुमा फिरा के सीएसएस है। लेकिन टेबल और फॉर्म्स एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है ना एचटीएमएल में, जो कि एचटीएमएल में ही काफी डिटेल से आता है। इसीलिए आप देखिए हमने दो क्रैश कोर्स में, एक में टेबल डिस्कस किया डिटेल और एक में फॉर्म्स डिस्कस किया, क्योंकि ये स्पेसिफिक एचटीएमएल होता है, ठीक है। तो देखते हैं आपकी जो चीज एचटीएमएल में इतना डिटेल से था, टेबल्स एंड फॉर्म्स, वो सीएसएस में किस तरीके से आता है। तो हम लोग टेबल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट करूंगा पूरा और इसको यहाँ से बंद करते हैं। यहाँ पर मैंने लेट्स से एक लंबा सा टेबल लाके पेस्ट कर दिया। ये काफी डिटेल सा टेबल है, इसमें भी कुछ नहीं लगाया हमने, एज यू कैन सी कुछ भी नहीं लगाया इस पे, ठीक है। तो एक एक करके जो टेबल में चीजें लगती है ना, अब उसको हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले टेबल में बॉर्डर्स चाहिए हमें, क्योंकि अभी तो एक टेबल लग ही नहीं रहा ना प्रॉपर तरीके से, जब तक इसमें बॉर्डर ना लगे। तो सबसे पहले बॉर्डर प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ेंगे टेबल्स में। अब बॉर्डर प्रॉपर्टी तो आपको ऑलरेडी आता है, डिटेल से पढ़ा है। तो हाँ, जो हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी में पढ़ा है वैसे ही हमें अप्लाई कर देना है टेबल में। फॉर एग्जाम्पल बॉर्डर प्रॉपर्टी के में जब हम लोग बात करते हैं तो मेजरली आप विड्थ के बारे में बात करेंगे, बॉर्डर का स्टाइल के बारे में बात करेंगे और बॉर्डर के कलर के बारे में बात करेंगे। तो आइए इसको सेटअप कर देते हैं। अच्छा, सेटअप करेंगे कैसे, यही तो असल कमाल है कि बॉर्डर जो हमने पढ़ लिया उसको अप्लाई कैसे करते हैं टेबल में, ये आप समझिए। तो बॉर्डर हम लोग को देना कहाँ कहाँ है, हमें बोलना है भाई टेबल्स है हमारे पास, टेबल्स में TH में और TD में। अब देखिए ये लिखना, ये सिंटैक्स, और एक होता है ये सिंटैक्स टेबल TH TD, या एक होता है ये सिंटैक्स, इनमें फर्क है, ठीक है। अभी जो हम लोग सिंटैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना, टेबल TH एंड TD, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो CSS में लिखूंगा वो सब पर अप्लाई होना चाहिए, तीनों पर, ठीक है। और बॉर्डर, और जाहिर सी बात है ये तीन एलिमेंट से मिलकर पूरा टेबल बनता है, आपको ऑलरेडी पता है। मैं 1 पिक्सल दूंगा और सॉलिड दूंगा सिर्फ, ठीक है। मैंने बोला सॉलिड 1 पिक्सल, आपको पता है बाय डिफॉल्ट ब्लैक रहता है, इस वजह से वो ब्लैक कलर में आया। एंड एज यू कैन सी सिंपल सा हमारे पास दिख रहा है, एक बॉर्डर है जो पूरा बाहर वाला को कवर कर रहा है एज यू कैन सी, और बाकी तमाम एलिमेंट के लिए एक अपना अलग अलग बॉर्डर्स है। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया, कोई भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज था नहीं। और ये मैं आपको रियल वर्ल्ड टेक्निक बता रहा हूँ कि ऐसे ही करना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है कि पहले इसको टारगेट कैसे लाया फिर इसको कैसे, नहीं, एक साथ, क्योंकि टेबल एक स्ट्रक्चर वे में लिखा जाता है, ठीक है। तो आपने TH में एक चीज दिया, TR में दिया और TH में दिया। तो टेबल के ऊपर जैसे आपने दिया तो पूरा टेबल के ऊपर आ गया एज यू कैन सी। TR यानी टेबल रो, तो रो के अंदर आपने दे दिया यहाँ पर, और फिर कॉलम्स के अंदर दे दिया। इसके बाद आप लेट से कलर चेंज करना चाहते हो तो आप बोलेंगे ग्रीन, तो मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया। अब देखिए ये ग्रीन बन गया। अब यहाँ पर आप एक चीज गौर कर सकते हैं कि हर एलिमेंट में अपना बॉर्डर तो है, लेकिन साथ में एक बाहर से भी बॉर्डर आ गया, जिससे क्या हुआ, एक डबल बॉर्डर बन गया। ये डबल बॉर्डर इसलिए बन गया ना क्योंकि टेबल के अंदर ये सब कुछ है, तो टेबल का अपना बॉर्डर है, रोज और कॉलम्स का अपना, यानी रो और टेबल डेटा का अपना कॉलम है, तो इसलिए डबल डबल हो गया। अब हमें अगर डबल नहीं चाहिए तो हम लोग उसको कैसे करके हटा सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ भी है HTML में, ये चीज हमने किया हुआ है अप्लाई, लेकिन अब CSS की मदद से करेंगे। अब बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी जो होता है ना, उसमें दो पोजीशन होता है, यानी दो ही सिनेरियो होता है। एक तो ये बॉर्डर कोलैप्स का मतलब क्या होता है, जब दो बॉर्डर आपस में मिला हुआ हो। मार्जिन कोलैप्स हमने पढ़ा था ना, वही सेम लॉजिक है वहां पर कि दो बॉर्डर जब मिला हुआ हो, दो बॉर्डर जब आपस में मिल जाए, जैसे हमारे यहाँ पर आप देखिए दो बॉर्डर आपस में बराबर है ना, साथ साथ मिल रहे हैं। ऐसे सिनेरियो में जो बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी होता है वो ये बोलता है कि भाई क्या आपको सेपरेट सेपरेट दिखाना है जैसे दिख रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, या फिर आपको एक ही बॉर्डर दिखाना है, दो नहीं दिखाना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे अगर आपको ये चीज करना है तो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा टेबल, अब मुझे अगर सेपरेट सेपरेट दिखाना होगा जो डबल बॉर्डर है तो मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वही होता है। लेकिन अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा बॉर्डर, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप देखिए सेपरेट बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको कोलैप्स कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं डबल बॉर्डर गायब हो गया, सिंगल बॉर्डर है, और ये अब ज्यादा अच्छा टेबल के सूरत पे लग रहा है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एलिमेंट काफी करीब करीब है, तो हमें थोड़ा सा पैडिंग भी देना होता है। तो पैडिंग देना किस में है और कहाँ है, ये जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ ना, ये टेबल में स्टाइल अप्लाई करने का टेक्निक बता रहा हूँ। ये सब बॉर्डर कोलैप्स तो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, TH TD आपने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन कब कैसे टेबल पे ये चीजों को साथ में ऐड करेंगे तो वो अच्छा दिखेगा, वो उसका यहाँ प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो पैडिंग देंगे, पैडिंग देंगे कहाँ, तो टेबल रो एंड टेबल डेटा, इसके अंदर हम लोग पैडिंग प्रोवाइड करेंगे चारों डायरेक्शन से 10 पिक्सल्स। तो अब देखिए अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं इस तरीके से। अब आप देखिए ये काफी ठीक डिसेंट लग रहा है। इसके बाद एक बॉर्डर
स्पेसिंग भी आता है, हमने बॉर्डर्स में पढ़ा था। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब हम लोग बॉर्डर स्पेसिंग इस्तेमाल करेंगे ना, तो ये तभी काम करेगा जब बॉर्डर कोलैप्स सेपरेट हो, क्योंकि जाहिर सी बात है दो बॉर्डर रहेगा तभी तो बीच दोनों बॉर्डर के दरमियान आप स्पेस देंगे ना। अभी तो हमने बॉर्डर ही खत्म कर दिया है। समझ में आ रहा है फर्क? मसलन एग्जांपल के तौर पे मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, हमारे पास दो बॉर्डर आ चुका ना। अब मैं एक बार और क्या करता हूँ, टेबल ऐसे लेता हूँ और इसमें जाके मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर स्पेसिंग के अंदर जाके लेट से मैं 15 पिक्सल करता हूँ। यहाँ से मैंने सेव किया, तो आप देखिए अब दोनों बॉर्डर के दरमियान स्पेस आ गया। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों बॉर्डर के बीच में स्पेस आ गया। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आपको इसको सेपरेट रखना पड़ेगा, यानी फिर आपको इसको छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट डबल बॉर्डर होता है। लेकिन अगर आपको डबल बॉर्डर नहीं कर रहे हैं, सिंगल बॉर्डर करना है, तो ये प्रॉपर्टी यूज कर ही नहीं सकते। एंड इट्स टोटली मेक सेंस कि भाई डबल बॉर्डर होगा नहीं तो फिर आप स्पेस कैसे देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, बल्कि इसको कमेंट करने की जरूरत नहीं, इसको हटा देते हैं और इसको दोबारा से अनकमेंट करते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर स्पेसिंग तभी लगेगा जब ये सेपरेट होगा, लेकिन अभी हमारा कोलैप्स पे है, इस वजह से बॉर्डर स्पेसिंग आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा एक और चीज ये है कि व्हाट इफ कि मुझे सिर्फ बाहर में एक बॉर्डर चाहिए, यानी मैं कहने ये चाह रहा हूँ कि मैंने इसको इस तरीके से किया तो अब बॉर्डर गायब हो चुका, और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके लेट्स से मैं नीचे आके सिर्फ यहाँ पर मैं बोल दूं कि भाई बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। तो अब देखिए अब क्या हुआ, अब ये सिर्फ बॉर्डर के ऊपर एक, यानी एक पूरा टेबल के ऊपर ही सिर्फ बॉर्डर आया, हर एलिमेंट हर रो में नहीं आया। तो अगर आप ऐसा भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से हटा देना है और इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से ऑन करूंगा और इसको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि इसका फिर कोई लॉजिक नहीं है, काम नहीं करेगा। ऑफ कोर्स मैं सेव कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर के साथ टेबल में खेल सकते हैं, बहुत सारा काम है यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से कमेंट करूंगा और इस तरीके से करूंगा। ठीक है, अब आते हैं बॉर्डर के बाद, यानी टेबल्स के अंदर बॉर्डर लगाने के बाद अब आपके पास दूसरा आता है कि आप टेबल का साइजिंग को चेंज कर सकते हैं। और जब बात करें साइज का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉन्ट, क्योंकि ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये टेबल है। यहाँ पर हाइट और विड्थ के बारे में बात होता है। दो प्रॉपर्टी आता है जब हम लोग CSS टेबल साइजिंग के बारे में बात करते हैं। एक विड्थ प्रॉपर्टी आता है, टेबल का विड्थ कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, और एक होता है लंबाई यानी हाइट कितना होगा। आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं, अदर यूनिट में भी दे सकते हैं। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्रैश कोर्स में ये चीज दिखा हुआ है। ठीक है, हमने वहां पर यूनिट को काउंट करने का भी तरीका बताया था। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, उसी को अप्लाई करना शुरू करते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि टेबल साइजिंग। ठीक है, और इसके नीचे आके अब मैं साइज लगाना शुरू करता हूँ आपको समझाने के लिए। सबसे पहले मैंने टेबल को कवर किया, तो पूरा का पूरा टेबल हमारे पास आ गया। मैंने बोला भाई तुम विड्थ लो पूरा 100%। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे क्या होगा, पूरा का पूरा टेबल अब 100%। अभी क्योंकि इतना दिख रहा है तो इतना है, जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा अब ये पूरा लेगा। तो 100% का मतलब होता है पूरा विड्थ ऑक्यूपाई करो। क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि TH यानी टेबल रो 70 पिक्सल, हाइट टेबल रो का 70 पिक्सल हो जाए, तो आप देखिए 70 पिक्सल होगा ये। तो आप देखिए क्या हुआ कि ये जो हाइट है ना टेबल का रो का, वो 70 पिक्सल हो गया। ठीक है, इस तरीके से टेबल रो क्या था, ये था। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसको 50% कर दूं ना, टेबल विड्थ को 50% कर दूं इस तरीके से, तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि इसमें आपको देखकर उतना मजा नहीं आ रहा है टेबल, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा ना, इसको यहाँ से हटा देता हूँ और जो पुराना स्टाइल किया हुआ टेबल है उसको दोबारा से इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? उससे बेनिफिट ये होगा कि ऑलरेडी टेबल स्टाइल किया हुआ है, हाइट और विड्थ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और क्योंकि यहाँ हाइट विड्थ प्रॉपर्टी तो इस्तेमाल हुआ नहीं है, ठीक है, तो दोबारा से वही काम करेंगे समझाने के लिए आपको जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। सिर्फ टेबल के अंदर हमने क्या लगाना है, विड्थ लगाना है टेबल का, कि भाई विड्थ हो जाओ 100%। तो जैसे हमने 100% किया तो आप देखिए ये पूरा 100% लेगा। स्क्रीन को बड़ा करूं तो भी 100% ये लेगा। ठीक है, तो अगर आपको इसको इस्तेमाल करना है फॉर सम रीजन तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से TH, सिर्फ TH में, तो सिर्फ TH हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ TH टारगेट करेंगे यहाँ से, और इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि हाइट हो जाए 70 पिक्सल। तो आप देखिए ये जो टेबल रो है ये 70 पिक्सल का हाइट इसने ले लिया। क्लियर हो गया? इसको मैं दोबारा से फिलहाल तो कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, बस समझाना था आपको कि टेबल रो तो ये सिर्फ रो है, बाकी सब टेबल का डेटा है। 3 रो है सिर्फ, तो उसमें ही चेंजेस आया। इसी तरीके से टेबल विड्थ को अगर 50% कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद छोटा हो गया, और क्योंकि ये 50% में छोटा हो गया, यहाँ पर वर्ड्स जाहिर सी बात है वो फिर नीचे लाइन पे चला गया। सेम एज परसेंटेज से आपको पता है कि वो हमेशा क्या चेक करेगा कि कितना अवेलेबल व्यू पोर्ट है। व्यू पोर्ट का मतलब ये पूरा एरिया, उसके हिसाब से मुझे अपना परसेंटेज सेट करना है। तो इतना खाली अगर जगह है तो उसके हिसाब से 50% इसने यहाँ ऑक्यूपाई किया। लेकिन अगर मैं इसको बड़ा करूंगा ना तो आप देखिए फिर ये इतना बड़ा व्यू कोड के हिसाब से 50% लेगा, ना कि उतना छोटा। हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि परसेंटेज के साथ जब आप काम करते हैं तो ऐसे काम करता है, लेकिन जब आप विड्थ को काम करते हैं पिक्सल के साथ ना तो फिर वो वैसे नहीं दिखता, वो हर सिनेरियो में ही ऐसा लिखेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी तरीके से एक और होता है विड्थ में ऑटो। तो जैसे ही मैंने इसको ऑटो किया तब देखिए अब ये ऑटोमेटिक जितना जरूरत पड़ेगा वो अपने आप एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी आप रख सकते हैं। तो इतना ही कुछ सिंपल सा विड्थ के अंदर चीजें थी जो आपको ऑलरेडी मालूम है। अब हाइट के अंदर आते हैं, तो हाइट में भी सेम होता है। अगर आप परसेंटेज बेसिस में देंगे तो वो व्यू पोर्ट के हिसाब से बदलता रहेगा, लेकिन
लेकिन अगर आप चाहते हैं फिक्स्ड हाइट हो, किसी भी सिनारियो में ना बदले, तो आप उसको पिक्सल में देंगे। और इसी तरीके से एक ऑटो कीवर्ड हाइट में भी होता है। इससे पहले जैसे मैंने टेबल रो में हाइट दिखाया था आपको, ये काफी ज्यादा था तो मैं छोटा कर देता हूं इसको 40 में, तब देखिए ये टेबल रो में कुछ हाइट आ गया। इसके अलावा आप टेबल डेटा वगैरह भी हाइट दे सकते हैं, जो कि अच्छा नहीं लगेगा, इसी वजह से हमने वहां दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दिया जाता भी नहीं है, पैडिंग वगैरह से काम चला दिया जाता है। इवन मुझे तो यहाँ पर भी हाइट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से हटा ही देता हूँ। जस्ट समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था, इसको कम कर देते हैं ताकि कोड आपके पास रहे। 10% कर देते हैं और 0 ही कर देते हैं, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके बाद थर्ड चीज क्या आता है, यानी टेबल के अंदर हमने पढ़ा बॉर्डर्स को डिटेल में, उसके बाद हमने पढ़ा साइज से रिलेटेड जब बात करेंगे टेबल में, तो हाइट और विड्थ आता है। अब आता है थर्ड नंबर पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, यानी इससे पहले भी हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ा था ना, टेक्स्ट अलाइन सेंटर वगैरह, वो भी हॉरिजॉन्टल था। लेकिन टेबल के अंदर कैसे करके इस्तेमाल होगा, वो वाला चीज जो हमने टेक्स्ट अलाइन वगैरह डिटेल में पढ़ा था, वो यहाँ पर समझते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है, टेक्स्ट अलाइन में हमारे पास 3 ही होता है। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के अंदर 3 होता है, एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर, ठीक है। और ये अप्लाई कहाँ होता है, टेबल रो और टेबल डेटा में अप्लाई हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है रो के अंदर ही टेक्स्ट होता है, डेटा के अंदर ही टेक्स्ट होता है ना, टीडी और टी रो के अंदर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इस तरीके से करेंगे, टीडी को टारगेट करके अलग से मैं टारगेट करूंगा टीडी, और यहाँ पर अगर मैं ऐसे सिंपल सा बोल दूं कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अब आप देखिए इसका विड्थ मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो विड्थ को मैं 700 पिक्सल कर देता हूँ, तो 600 कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही आप देखिए ये सेंटर में आ गया पूरा, ये क्या हो गया, 600 पिक्सल लिखना था भाई, ये रहा, इसको हटाओ, दैट्स इट। तो आप देखिए ये सेंटर में आ गया, ठीक है। ये टेक्स्ट अलाइन लिखने की वजह से अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो सब कुछ लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। क्यों टीडी घसक रहा है, क्योंकि टीडी को ही हमने टारगेट किया यहाँ पर। आई होप आपको इजिली ये समझ में आ रहा है। तो मैं इसको सेंटर रख देता हूँ फिलहाल के लिए ताकि आपको दिखे। तो सेंटर में क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको लेफ्ट में ही रखते हैं, जो कि अच्छा लग रहा है। तो ये क्या था, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। क्या सिर्फ इतना ही था? हाँ भाई, सिर्फ इतना ही था। और आप टेबल रो को भी टारगेट कर सकते हैं, टीआर को भी, लेकिन वो तो ऑलरेडी सेंटर में अच्छा लग रहा है, वो लेफ्ट साइड में अच्छा लगता नहीं है, तो इस वजह से उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर आपको फिर भी ट्राई करना है तो आप इसको ऊपर लेके चले जाए, सेव करें, ये भी चला गया राइट साइड में, ठीक है। तो अगर आपको ये ज्यादा अच्छा लग रहा है आप इसको ऐसे रख दे, नहीं लगता है तो सेंटर में रख ले, इट्स ऑल अप टू यू। अच्छा, यहाँ पर टेबल के अंदर हम लोग वर्टिकल अलाइनमेंट भी पढ़ते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट भी पढ़ते हैं। आमतौर पे हमने वर्टिकल अलाइनमेंट अभी नहीं पढ़े निकल में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पढ़ा था, जिसमें टेक्स्ट प्रॉपर्टी में काफी डिटेल से हमने देखा। तो वही चीज हमने यहाँ अप्लाई भी कर दिया। अब वर्टिकल अलाइनमेंट देखेंगे, तो जब बात करें सीएसएस का वर्टिकल अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का ना, तो वो वर्टिकली अलाइनमेंट को सेट करता है कि टॉप बॉटम मिडिल। जैसे कि यहाँ पर राइट लेफ्ट और सेंटर था, यहाँ पर होता है वर्टिकल अलाइनमेंट में टॉप बॉटम मिडिल। और ये भी कौन सा कंटेंट में लग सकता है, टेबल रो और टेबल डेटा, क्योंकि टेक्स्ट इसी के अंदर होता है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बाय डिफॉल्ट जो वर्टिकल अलाइनमेंट लगा होता है ना टेबल के अंदर या टेबल रो और टेबल डेटा के अंदर, वो मिडिल लगा होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मिडिल है। अगर आपको मिडिल ही चाहिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको ऊपर और नीचे चाहिए तो आप उसके लिए चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो टेबल डेटा के अंदर जाके अगर मैं यहाँ से लिखूंगा वर्टिकल अलाइनमेंट, और आप देखिए बॉटम, जैसे मैं सेव करूंगा राइट हैंड साइड में आप देखे ना, आप कहेंगे भाई यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। उसका पीछे रीजन क्या है? उसका पीछे रीजन ये है कि ये अप्लाई हो चुका है, लेकिन आप बोलेंगे दिख तो नहीं रहा। उसके पीछे रीजन ये है ना कि बॉटम तो तब दिखेगा ना जब इसमें इनफ हाइट हो, इनफ हाइट हो। एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं इस पे हवर कर रहा हूँ तो आप देखिए इस पे तो हाइट है ही नहीं, कंटेंट तो पूरा चिपका पड़ा है ना, यहाँ तो पैडिंग है, जाहिर सी बात है वो दिखेगा नहीं। तो मैं कुछ हाइट अगर फिट करूंगा यहाँ पर, यानी हाइट अप्लाई करूंगा ना, फिर जाके आपको दिखेगा कि वो बॉटम में है कि नहीं है। तो जैसे मैंने 50 पिक्सल किया, अब आप देखिए वो नीचे हो गया, ठीक है। अगर मैं ये बंद कर दूं और फिर 50 पिक्सल करूं तो आप देखिए अब ये सेंटर में है, समझ में आया? हाइट ऐड किया तो ये सेंटर में है, अगर मैं नहीं चाहता सेंटर में हो तो ये बॉटम में इस तरीके से चला जाएगा। अगर मैं टॉप में करना चाहूँ तो ये इस तरीके से टॉप में चला जाएगा। मतलब बाकी यू नो द रेस्ट, इतना ही सिंपल सी बात है। वर्टिकल अलाइनमेंट को चेक करना है, चाहे रो में हो चाहे टेबल डेटा में हो, हाइट लगाना जरूरी है। और अगर ऑलरेडी हाइट लगा है तो टॉप लगाए बॉटम लगाए, जो आपकी मर्जी आप वो करते रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाइट मैंने बहुत ज्यादा लगा दिया तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 30 पिक्सल, एंड दैट्स इट। ये फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा। मैं सिर्फ लगा रहने इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोड देना है। तो हमने अलाइनमेंट को भी डिटेल से समझ लिया कि टेबल के ऊपर अलाइनमेंट कैसे लगता है। जब अलाइनमेंट की बात करें टेबल में तो दो किस्म का अलाइनमेंट होता है, एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट जो कि ऊपर से नीचे होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। दोनों ही हमने देख लिया और दोनों ही काफी सिंपल था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि टेबल को सजाना, स्टाइलिंग। पहला तो हमने देखा बॉर्डर से सजाना, फिर हमने साइज देखा जिसमें हाइट और वेट था, फिर अलाइनमेंट देखा जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट था। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि टेबल का स्टाइलिंग कैसे करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं टेबल का स्टाइलिंग ना, तो इसमें जो पुराना चीज हमने पढ़ा ना वो अप्लाई हो जाता है, यानी वो इंक्लूडेड है, यानी ऐसा कोई अलग से नहीं है। आप बॉर्डर का कलर चेंज करेंगे वो भी स्टाइलिंग में आएगा, आप पैडिंग मार्जिन देंगे वो भी स्टाइलिंग में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज बॉर्डर के यानी टेबल के स्टाइल में ही आता है। लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्टाइल का टेबल्स को बकायदा देखेंगे कि कैसे लगता है वो, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हम लोग
करेंगे यहाँ से कमेंट, क्योंकि अब मैं अलग अलग कोड आपको देने वाला हूँ अलग अलग स्टाइल के बेसिस पर। इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत फिलहाल तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले हम अब सेव करेंगे तो हमें एकदम बेसिक सा टेबल मिलेगा जो टेबल ही नहीं लग रहा है। अब हम लोग इस पे अलग अलग किस्म का स्टाइल दिखाऊंगा मैं आपको, जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोफेशनली, ठीक है। तो सबसे पहले इससे आपको ये भी मालूम चलेगा कि स्टाइल करना कैसे होता है, ठीक है। तो TH TD TD और T, बल्कि TD के बाद TH कर लेते हैं, आगे पीछे भी करेंगे चलेगा, बात एक ही है। मैं यहाँ पर दूंगा एक यूनिवर्सली बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और एक कलर दूंगा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में DDD। सेव करूंगा तो आप देखिए इस तरीके से आ गया। मैं जूम करूंगा तो आपको दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। एकदम हल्का सा लाइट सा बॉर्डर है, ये एक तरीका का स्टाइल दिखा रहा हूँ मैं। तो इस पे इसके बाद आप टेबल डालेंगे, ऑफ कोर्स हमें डबल बॉर्डर नहीं चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, बॉर्डर कोलैप्स में जाएंगे और यहाँ पर कोलैप्स कर देंगे। द मोमेंट मैंने बॉर्डर कोलैप्स कर दिया, अब आप देखिए सिंगल आ गया, ठीक है। और यहाँ पर लाइट सा आपको दिख रहा है, और नीचे आके मैंने बोला TH और TD में थोड़ा सा स्टाइल दे दो, सिंपल सा पैडिंग दे दिया हमने 10 पिक्सल का, दैट्स इट। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल ही बेसिक सा टेबल है जो आमतौर पे आपको दिखता है, बल्कि इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहाँ पर बॉडी लगा देता हूँ, क्योंकि बॉडी का कलर थोड़ा सा, अगर बैकग्राउंड कलर अगर थोड़ा सा सही रहेगा ना तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये मैंने पूरा व्हाइट कर दिया इसको, और इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हल्का सा नीचे ड्रैग करके इस तरीके से। तो आप देखिए अब ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा टेबल था, इस तरीके से जैसे आप टेबल को देखते हैं, स्टैंडर्ड तरीका एक टेबल बनाने का। ये तो एक तरीका हो गया, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये कोड आपके पास रहे। इसी तरीके से एक तरीका ये होता है जिसमें मैं बोलूंगा टेबल, इस टेबल को उठा के मैं यहाँ से बोलूंगा पैडिंग की जगह मैं पहले बोलता हूँ बॉर्डर कोलैप्स, और कोलैप्स किससे बॉर्डर कोलैप्स हो जाए पूरा। उसके बाद मैं बोलूंगा विड्थ, आप बोलेंगे बॉर्डर तो लगाया ही नहीं, फिर कोलैप्स क्यों दे दिया, उसका रीजन बताता हूँ क्यों दिया। विड्थ को मैं 100% कर देता हूँ इस तरीके से। अभी भले आपको बहुत बेकार लग रहा होगा, लेकिन अभी 2 सेकंड में इसका लुक बदल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग अप्रोच होता है टेबल को ठीक करने का। यहाँ पर मैं दे सकता हूँ पैडिंग 8 पिक्सल, सेव करूंगा। आप देखिए अभी भी कुछ खास लग नहीं रहा, हाँ टेबल का शक्ल आ गया लेकिन खास नहीं लग रहा। अलाइन सेंटर लेफ्ट करूंगा मैं, यहाँ से सेव करूंगा। आप बोलेंगे हाँ थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन द मोमेंट मैंने यहाँ से बॉर्डर लगाया, बल्कि बॉर्डर नहीं लगाना है मुझे, बॉर्डर बॉटम लगाना है 1 पिक्सल सॉलिड और #DDD। सेव करूंगा तो अब देखिए ये, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं तो काफी अच्छा लगेगा। सेव किया मैंने, तब देखिए ये चीज, ये आपको प्रोफेशनली काफी जगह ऐसे दिखता है, ठीक है। तो ये भी एक स्टाइल है टेबल को सजाने का। यहाँ पर हमने टेबल के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं दिया, टेबल रो और टेबल डेटा पे दिया, ठीक है। और बॉर्डर कोलैप्स इसीलिए किया ताकि बॉर्डर यहाँ लगाने की वजह से प्रॉब्लम ना। तो ये भी एक अप्रोच है स्टाइल का, आप ऐसे भी सजा सकते हैं अपने टेबल को। अच्छा, इसी के अंदर एक और स्टाइल भी आप ऐड कर लीजिए कि इसी में अगर आप कुछ इस तरीके से करें ना, TR के बाद हवर, हम लोग वैसे बाय द वे इसको पढ़ेंगे, ये कोलन के बाद जो प्रॉपर्टी आता है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, सूडो एलिमेंट वगैरह इसको कहते हैं, इस पे डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन अभी जस्ट क्योंकि मैं स्टाइल दिखा रहा हूँ ना आपको कि आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और मैं इसको बोलूंगा कोरल। इससे क्या होगा कि टेबल रो में हमने क्या क्या हवर डाला। अब देखिए जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, तब देखिए इस तरीके से होता है, तो ये और ज्यादा इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव प्रोफेशनल लुक देता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो प्रोफेशनली आप देखते होंगे काफी जगह टेबल के ऊपर लगा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है TR के बाद यहाँ पर होता है nth चाइल्ड। आप बोलेंगे ये है क्या nth चाइल्ड, इस दोनों डिस्कस करेंगे। nth चाइल्ड को हमने इवन कर दिया, और इस पे हमने क्या लगाया कि बैकग्राउंड कलर और ग्रेइश कलर लगा दिया हमने, जैसे कि F2 और जैसे ही हमने सेव किया तो आप देखिए ये जेब्रा स्ट्राइप की तरह दिख रहा है पूरा, ठीक है। जेब्रा स्ट्राइप की तरह ये दिख रहा है, और दूसरे वाले में इस तरीके से हवर है, ठीक है। तो ये चीज भी काफी ज्यादा कॉमन है। इसको अगर और मैं थोड़ा सा डार्क की तरफ लेके जाऊं तो आपको और ज्यादा जेब्रा स्ट्राइप की तरह लुक दिखेगा, एज यू कैन सी, ठीक हो गया। ये एक अप्रोच हो गया। इसी तरीके से आप इसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं। लेट्स से हवर अभी फिलहाल हटा देते हैं, इसमें हवर करते भी है तो बहुत लाइट रखते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। हाँ ये ठीक है, लाइट हवर। इसके अलावा आप यहाँ पर टेबल रो को भी अलग से थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप TH करके, यानी टेबल रो को सिर्फ अपने टारगेट किया, और आप बोलेंगे भाई इसका बैकग्राउंड कलर को बदल दो। लेट्स से मैं हेक्साडेसिमल लेता हूँ और मैं बोलता हूँ 04AA6D। जैसे मैंने सेव किया तो आप देखिए ये कलर बदल गया, ठीक है, इस तरीके से। और ये ऑरेंज अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस ऑरेंज की जगह हम लोग क्या करते हैं ना, ग्रीन को ही लेते हैं लेकिन लाइटर वर्जन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी कुछ खास तो लग नहीं रहा है वैसे, इसको और थोड़ा सा व्हाइटिश की तरफ लेके जाते हैं, सेव करते हैं। हाँ अब थोड़ा सा फिर भी ठीक लग रहा है, जस्ट टू इम्प्लीमेंट के मैं इम्प्लीमेंट करके सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। वैसे अच्छा तो लग नहीं रही है, पर कोड सिर्फ आपको मिल जाए कोड, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रॉपर्टी हमने प्रैक्टिस किया था, राइट। तो ये भी एक हो सकता है। इसके बाद एक ही टॉपिक बचता है जो कि अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका जो टॉपिक एक्चुअली में बहुत बड़ा है, बट हम लोग उसका एक पार्ट है मुख्तसर सा डिस्कस करेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिव टेबल। किसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल? अब देखिए रिस्पॉन्सिव टेबल का मतलब है कि टेबल हर अलग अलग साइज में, अगर मोबाइल में वो टेबल खुले, लैपटॉप में खुले, बड़ा स्क्रीन
स्क्रीन में खुले, टीवी में खुले या छोटा स्क्रीन या टैब में खुले, वो टेबल अच्छे से दिखना चाहिए। अगर वो अच्छे से दिख रहा है हर स्क्रीन में तो आप इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल। लेकिन हम लोग पूरा का पूरा वेबसाइट को ही रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, सिर्फ टेबल को नहीं। तो पूरा का पूरा जो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना, वो एडवांस सीएसएस में हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग सिर्फ टेबल के हद तक देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। और जब टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाने की बात की जाती है ना, तो हॉरिजॉन्टली हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि टेबल हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ से टेबल शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है ना, तो हॉरिजॉन्टल टेबल है। हम लोग नहीं चाहते कि टेबल अगर ज्यादा बड़ा हो तो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ जाए या फिर ना आए, वो चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इस टेबल को मैं यहाँ से फिलहाल बंद कर देता हूँ और एक और डिफ के साथ मैं टेबल लेके आया। सिंपल सा टेबल है, यहाँ पर एज यू कैन सी नंबर्स वगैरह डला हुआ है सिर्फ टेबल में। ठीक है, यहाँ पर हमने डिफ के अंदर टेबल को डाला। ठीक है, क्योंकि डिव एक कंटेनर है, अब ये टेबल इस कंटेनर के अंदर है, तो हम लोग टेबल का विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और हमने लिखा टेबल कंटेनर। तो अब हम लोग इसको छोटा कर देते हैं और यहाँ पर जाके इसका स्टाइल दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, पहले तो ऐसे छोटा रखते हैं, फिर हम लोग बड़ा करेंगे। तो यहाँ पर पहले देखते हैं हम लोग कैसे स्टाइल करेंगे। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा टेबल के ऊपर जो बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है, बॉर्डर कोलैप्स वाला, वो मुझे लगाना है और इसको करना है मुझे कोलैप्स। कोलैप्स कर दिया हमने, बढ़िया। इसके बाद मैं यहाँ पर बोलूंगा विड्थ जो है वो 100% हो जाए। तो जाहिर सी बात अब क्या होगा, चिपक जाएगा ये पूरा। अब आपको चिपका हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बड़ा करूंगा तो आप देखिए ये चिपका ही हुआ है। ठीक है, तो अब फ्रीली हम लोग इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। टेबल के बाद हमने क्या किया, अब हमने लगाया टेबल के ऊपर भी एक, यानी हमारा जो स्टाइल है और टेबल रो टेबल डेटा तीनों के ऊपर लगाया। और मैंने बोला बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, और आमतौर पर आप देखिए सॉलिड ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, कोई और कलर इस्तेमाल नहीं होता। तो डी पहले मैं लगा देता हूँ, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा इसको डार्क के तरफ लेके चलते हैं। सेव किया हमने, अब देखिए इस तरीके से दिख रहा है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बस ऐसे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पैडिंग, चारों तरफ में पैडिंग लगाऊंगा मैं। 8 पिक्सल सेव करूंगा, बल्कि 8 पिक्सल और सेव करूंगा, तब देखिए पैडिंग लग गया प्रॉपर। और टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दूंगा मैं। ठीक है, ताकि सब चीज लेफ्ट में रहे। ठीक हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पर अब एक चीज और करेंगे, मैं बड़ा करूंगा तो ये ठीक लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेबल का जो विड्थ है ना, वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमने ज्यादा रखा ताकि हम यहाँ पर आपको समझा सके। अब आते हैं हम लोग अपना मेन प्रॉपर्टी पे। ये तो हमने टेबल सजाया ना, अब हमने ये जो डिव बनाया था ना टेबल कंटेनर, इसको जरा टारगेट करके समझाता हूँ। तो पहले मैं बोलूंगा एक डिव मिलेगा आपको, उसके अंदर एक क्लास लगा है विच इज कॉल्ड टेबल कंटेनर। और इस तरीके से मैं इसके अंदर जाऊंगा और मैं बोलूंगा ओवरफ्लो एक्स। अब ओवरफ्लो प्रॉपर्टी हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जस्ट इसका एक ओवरव्यू आपको दिया जा रहा है। आगे आने वाले चैप्टर्स में ओवरफ्लो को तफसील से पढ़ेंगे भी और समझेंगे। ओवरफ्लो एक्स और मैं कर दूंगा ऑटो। सेव जैसे किया हमने, अब आप देखिए एक चीज, यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ गया। मान लीजिए मैंने इसको और छोटा कर दिया, तो अब आप देखिए ये इतना छोटा हो गया, लेकिन ये टेबल खुद में एक स्क्रॉल बार आ गया। पेज में स्क्रॉल बार नहीं है, पेज स्क्रॉल नहीं होगा, लेकिन टेबल में बिल्ट इन स्क्रॉल बार आ गया, क्योंकि पेज हमारा काफी छोटा है। अगर पेज हम लोग इनफ बड़ा कर देते हैं जिसमें ये पूरा दिख जाता है, तो स्क्रॉल बार नहीं है। तो ये कितना अच्छा हुआ कि वेबसाइट में स्क्रॉल नहीं आना चाहिए, टेबल में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी सिनेरियो ऐसा होता है जहां पर हम लोग चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर स्क्रॉल बार आए, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, वहां पर ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ से आप देखिए ना, टेबल जो है हमारा वो ओवरफ्लो हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है पूरा टेबल, जगह तो और है नहीं। तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी से हम लोग ऐसे हर तरीके का काम को संभालते हैं। आगे इसके ऊपर डिटेल से डिस्कस होने वाला है, तो फिर आपको मजीद एग्जाम्पल्स के साथ मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आएगा। और अगर आप मैक वगैरह में है, खास करके मैक में एक्स लाइन वाले अगर ओएस इस्तेमाल करें ना, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट ये हिडन होता है, यानी ये स्क्रॉल बार हिडन होता है। अगर आप मैक के किसी और में है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप विंडोज में है तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बॉर्डर से रिलेटेड भी हमने काफी सारा पढ़ा, बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर स्पेसिंग एक्सेट्रा। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी। कई एक मरतबा इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में, लेकिन हमने कहा था कि आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और आज फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी को डिटेल में पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको याद होगा मैंने कहा था एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एक इनलाइन एलिमेंट होता है। मेरे ख्याल से सीएसएस का पहला या दूसरा क्रैश कोर्स में, उसमें मैं बताया था कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है वो दादागिरी करते हैं कि भाई मैं जहां पर आता हूँ मेरे आसपास मैं किसी को आने दूंगा नहीं। और हमने ये कहा था कि जब हम लोग इसके साथ काम करेंगे ना, तो इसका दादागिरी भी छोड़ा देंगे। तो आज हम लोग ये समझेंगे किस तरीके से ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बना सकते हैं, और कैसे इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल यानी सीएसएस की मदद से हम लोग ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जो बाय डिफॉल्ट तो ब्लॉक लेवल का होता है, यानी वो अपने पास किसी को आने नहीं देता, उस लाइन को वो पूरा ऑक्यूपाई करता है, भले ही कंटेंट कम हो, उसको इनलाइन बना सकते हैं हम लोग। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी यही करता है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है
होता है सीएसएस में? लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। और हमारा जो सीएसएस का डिस्प्ले प्रॉपर्टी है ना, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एचटीएमएल में वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन है, वो उसको बदल सकता है, ओवरराइट कर सकता है। जहां तक बात है एचटीएमएल के पर्सपेक्टिव से, तो हर एचटीएमएल का यानी जितना भी एचटीएमएल का एलिमेंट है, उन सब का डिस्प्ले वैल्यू या तो इनलाइन होगा या तो ब्लॉक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, और वो बाय डिफॉल्ट होता है। हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते, एचटीएमएल में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो दो ही प्रॉपर्टी एचटीएमएल इस्तेमाल करता है अपने पूरे एलिमेंट के लिए, या तो उसको ब्लॉक लेवल मानेगा या उसको इनलाइन मानेगा। इनलाइन का मतलब क्या है कि उतना ही जगह लेंगे जितना ऑक्यूपाई करता है। ब्लॉक लेवल का मतलब हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होना है, उस पूरे लाइन का विड्थ को खुद से ले लेना है, और भी बाकी सारा था जो हमने पहले क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था। तो सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसी चीज को बदल सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे कुछ ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि div है, h1 से लेके h6 है, पैराग्राफ टैग है, फॉर्म है, हेडर टैग है, फुटर है, सेक्शन है, ये सब क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है एचटीएमएल में बाय डिफॉल्ट। इसी तरीके से इनलाइन एलिमेंट के एग्जांपल देखा जाए तो एंकर टैग है, इमेज है, और स्पैन है, स्ट्रॉन्ग है, ये सब क्या है? इनलाइन एलिमेंट है। पीएम है, ये सब इनलाइन एलिमेंट है, और आपको इन दोनों का फर्क पता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है तो लिहाजा मैं इसको डॉक्यूमेंट करने लगा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें टोटल डिस्प्ले प्रॉपर्टी, क्योंकि डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हम लोग इसी चीज के ऊपर काम करते हैं ना, कि किसको इनलाइन किसको ब्लॉक बनाना है, तो टोटल कितना वैल्यू हमें मिलता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर, अब हम लोग वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला हमें वैल्यू मिलता है इनलाइन, कॉमा सेपरेटेड में समझा रहा हूँ। एक होता है इनलाइन, एक होता है ब्लॉक, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का नाम है। एक होता है कंटेंट, एक होता है फ्लेक्स, ये हम लोग फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको फ्लेक्स बॉक्स बनाना होता है तो आप डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करके फिर फ्लेक्स बॉक्स बनाते हैं, जो कि हम लोग एडवांस सीएसएस में पढ़ेंगे, यानी एडवांस नहीं, मॉडर्न सीएसएस के टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग फ्लेक्स वाला प्रॉपर्टी को टच नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो सिर्फ समझाने के लिए करेंगे, डिटेल नहीं, क्योंकि फ्लेक्स के ऊपर एक अलग डेडिकेटेड क्रैश कोर्स आएगा, क्योंकि ये फ्लेक्स प्रॉपर्टी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, इसमें बहुत सारा कुछ आता है। और इसके बाद इसी तरीके से एक आता है ग्रिड प्रॉपर्टी। तो ग्रिड भी इस्तेमाल करने का तरीका यही है कि पहले आपको डिस्प्ले ग्रिड करना पड़ेगा, फिर आप ग्रिड का जो भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ग्रिड भी क्योंकि बहुत डिटेल है, उस पर भी अलग से क्रैश कोर्स आएगा। इसके बाद एक और होता है ना कि इनलाइन ब्लॉक। अब ये इनलाइन ब्लॉक क्या होता है? तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट का जो क्वालिटी है और इनलाइन का क्वालिटी, उसको मिला के इनलाइन ब्लॉक बना दिया गया। और एक होता है नन, डिस्प्ले नन, ठीक है। ये सब हम लोग समझेंगे अभी इसी वक्त। और शुरू करने से पहले एक बार दोबारा बता देना चाहता हूँ कि हर एचटीएमएल में जो एलिमेंट है उसका बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ डिस्प्ले का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन एचटीएमएल में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी होता है, या तो कोई एलिमेंट ब्लॉक होगा या तो इनलाइन होगा। लेकिन सीएसएस आपको ये इतना कुछ देता है, और सीएसएस में जब आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब ही है कि आप ओवरराइट कर रहे हैं जो आपका एचटीएमएल का प्रॉपर्टी है उनको। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं इसको कमेंट आउट करूंगा, और यहाँ पर मैं एक यूएल लिस्ट लेके आऊंगा। मैंने सेव किया, सिंपल सा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने एंकर टैग और ये लगा दिया। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में यूआई लिस्ट के यानी यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एलआई के अंदर एंकर टैग इस तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये रियल वर्ल्ड में आप यूज करेंगे, जब प्रोजेक्ट्स बनाऊंगा तो आप समझ ही जाएंगे पढ़ के ये सब देख के, ठीक है। यानी ये जो नेविगेशन बार बनाते हैं हम लोग ऊपर में, ये इस काम के लिए आता है, ठीक है। हमने यहाँ पर सिंपल सा बना लिया, एक यूएल लिस्ट है, ये क्लोज हो गया। एलआई के अंदर एंकर टैग है, एंकर टैग का नाम है और एचरेफ है, और इसमें हैश डाल दिया ताकि सेम पेज में रहे, दूसरे पेज में रिडायरेक्ट ना हो। अब इसको मैं स्टाइल करूंगा। और एक चीज और देखिए आप, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तभी तो होम और एलआई ये दोनों अलग अलग लाइन में है। एंकर टैग भले ही ब्लॉक लेवल एलिमेंट ना हो, लेकिन एंकर टैग किसके अंदर है? एलआई के अंदर है। तो एलआई बाहर है, तो एलआई क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो हर एलआई एक दूसरे के नीचे आ रहा है। हाँ, अगर एलआई अगर इनलाइन एलिमेंट होता तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टली दिखता है आपको, होम, न्यूज, चैनल, इस तरीके से। अब ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, लेकिन मुझे इसको हॉरिजॉन्टल ही दिखाना है, तो मुझे क्या करना है? प्रॉपर्टी को ओवरराइट। एचटीएमएल कहता है कि भाई एलआई का प्रॉपर्टी है ब्लॉक लेवल, मैं बोलूंगा भाई इसको इनलाइन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? ये चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला प्रॉपर्टी हम लोग इनलाइन पढ़ रहे हैं कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इनलाइन बना रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यूएल। यूएल को टारगेट करके हम लोग बोलेंगे लिस्ट स्टाइल और नन। सेव करेंगे तो अब देखिए स्टाइल गायब हो गया। क्यों? क्योंकि हमें इसको एक तरफ से नेविगेशन बार की तरह बनाना है, और नेविगेशन बार में डॉट बुलेट ये सब नहीं होता। साथ साथ हम लोग बोलेंगे कि भाई जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग है ना, वो हटा दो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर पैडिंग एक्स्ट्रा होता है। द मोमेंट मैंने सेव किया, पैडिंग मार्जिन भी हट गया, लेकिन ये अभी भी इनलाइन नहीं हुआ। अब मैं एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा कि इसको इनलाइन करना है। बात में गौर करिए, इनलाइन किस एलिमेंट को करना है? आप बोलेंगे यूएल को। नहीं, यूएल को इनलाइन नहीं करना है, यूएल तो बस पेरेंट एलिमेंट है। एक्चुअली में इनलाइन करना है हमें एलआई को। एलआई हमारा एक्चुअल एलिमेंट है ना, जिसके अंदर होम वगैरह लिखा हुआ है, उसको इनलाइन करना है, क्योंकि वही ब्लॉक लेवल है। तो मैं टारगेट करूंगा एलआई को, और यहाँ पर मैं लिखूंगा डिस्प्ले, और इसके अंदर मैं जैसे ही इनलाइन लिखूंगा ना, सेव करते अब देखिए अब ये इनलाइन हो गया। तो अब कोई दादागिरी नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब ये एलआई इनलाइन बन गया, ठीक है। मैंने इसका जो क्वालिटी है उसको बदल दिया। अब ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर याद रखना है कि जब आप सेट करते हैं ना डिस्प्ले प्रॉपर्टी को किसी एलिमेंट के ऊपर, तो वो सिर्फ क्या करता है ना, एलिमेंट किस तरीके से दिख रहा है उसको चेंज करता है। यानी एलिमेंट का डिस्प्ले होने का क्वालिटी को वो चेंज कर देता है जब आप
डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाते हैं, चाहे जो मर्जी लगाए, ना कि वो ये देखता है कि वो कौन से तरीके का एलिमेंट है। यानी वो ये नहीं देखता कि मैं ब्लॉक लेवल हूं, मैं इनलाइन हूँ, वो देखता है कि मैं प्रॉपर्टी कौन सा लगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई इनलाइन एलिमेंट है, आपने उसको ब्लॉक लेवल बना दिया, तो उसके अंदर आप दूसरा ब्लॉक एलिमेंट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे किस तरीके से क्या होता है, क्या लिमिटेशंस वगैरह है। तो हमने सबसे पहले इनलाइन देख लिया कि भाई ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसको इनलाइन बना दिया। अब एक इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल बनाते हैं। इसको हमने क्या किया, यहाँ से इस तरीके से कमेंट आउट कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, स्पैन को ऐसे सेव कर दिया। एज यू कैन सी हमने यहाँ पर स्पैन टैग लगा दिया और आपको पता है स्पैन टैग जो होता है वो इनलाइन होता है, तो इसलिए आप देखिए एक के बाद एक आ गया। ठीक है, हालांकि हमने 3 स्पैन लगाया। अब इस स्पैन को मुझे अगर डिस्प्ले ब्लॉक करना है, यानी अब मुझे इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करवाना है, तो मैं सिंपल सा जाऊंगा यहाँ पर और यहाँ जाके मैं बोलूंगा स्पैन को टारगेट करूंगा SPAN और यहाँ पर मैं बोलूंगा डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे मैंने सेव किया, अब आप देखिए अब ये डिस्प्ले ब्लॉक की तरह काम करेगा, यानी अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया। अगर मैं कंसोल में क्लिक करके आपको हवर करके भी दिखाऊं तो आप देखिए पूरा का पूरा वर्थ ये ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट में चेंज कर सकते हैं, काफी सिंपल है। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट करूंगा और मैंने आपके लिए क्या किया ना, एक पूरा लिस्ट लेके आया हूँ जहां पर मैं एक ही बार में सब प्रॉपर्टी का भी एग्जांपल दिखाऊंगा, क्योंकि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होता कैसे करके आप समझ गए। मैंने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया। अब देखिए पूरा डिटेल से हमारे पास एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का लिस्ट है, अलग अलग इस पे प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे, इस पे नन लगाएंगे, इस पे इनलाइन लगाएंगे, इस पे ब्लॉक लगाएंगे, इस पे इनलाइन वगैरह वगैरह। ठीक है, और फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा आपको कि सब में डिफरेंस क्या है। मैंने जैसे इसको सेव किया, अब देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखिए फर्क क्या है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने पी टैग के ऊपर लगाया बैकग्राउंड ब्लू, तो जहां जहां भी पैराग्राफ टैग था वो हमें दिख गया। ठीक है, उसके बाद हमने स्पैन टैग के ऊपर बैकग्राउंड रेड लगाया, तो ये सब स्पैन है जो भी रेड दिख रहा है, और कलर व्हाइट कर दिया, ये पूरा स्पैन है। ठीक है, पैडिंग लग गया। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने एक एक करके लगाया। ठीक है, तो अब देखिए पैराग्राफ 1 में हमने लगाया डिस्प्ले नन। मतलब क्या है, अगर मैं इसको कमेंट करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए ये डिस्प्ले नन के नीचे वाला जो है ना, ये यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है HTML में, एज यू कैन सी ये EX1 में 3 स्पैन लगा पड़ा है, लेकिन जैसे मैं इसको डिस्प्ले नन कर देता हूँ ना, तो वो गायब हो जाता है, यानी अब वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लिखा हुआ है लेकिन डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन का मतलब क्या हुआ, ये इनलाइन का इनलाइन ही बन जाएगा। और फिर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और डिस्प्ले फ्लेक्स किस तरीके से बना, आप देखिए ये भी आपको इनलाइन की तरह दिखेगा, और डिस्प्ले ग्रिड आपको ऐसे लग रहा है कि ब्लॉक बन गया। तो खैर हम लोग ग्रिड को आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फ्लेक्स को भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जहां तक बात है इनलाइन ब्लॉक का ना, ये हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले हैं, यानी इसके बारे में डेडिकेटेड चैप्टर है कि इनलाइन ब्लॉक क्या होता है। डेडिकेटेड ब्लॉक तो आप समझ गए कि भाई इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक बनाना है, और इनलाइन भी आप समझ गए कि ब्लॉक लेवल को इनलाइन बनाना है। और नन का मतलब है कि वो प्रॉपर्टी गायब हो जाएगा, स्क्रीन में वो प्रॉपर्टी नहीं दिखेगा। जहां तक बात है इनलाइन ब्लॉक, 2-4 चैप्टर्स के बाद हम लोग इनलाइन ब्लॉक के ऊपर डेडिकेटेड चैप्टर और एग्जांपल्स आएगा, आप समझ जाएंगे वो क्या है। फ्लेक्स और ग्रिड ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी का अंदाजा भी हो गया अच्छे तरीके से। तो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करूंगा और इसको भी यहाँ से मैं पूरा कमेंट आउट करूंगा, काफी बड़ा यहाँ पर है, और इसको मैं यहाँ से छोटा भी कर दूंगा। ठीक है, लाइक दिस। मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए विजिबिलिटी के हिसाब से डिस्प्ले प्रॉपर्टी में हमने देखा नन, तो डिस्प्ले दिखेगा या नहीं दिखेगा, इस हिसाब से, इस एतबार से भी एक पॉइंट हमें पढ़ना होता है कि हाइड और विजिबल में फर्क होता है। वो हम लोग देख रहे हैं जो कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। मैंने एक सिंपल सा ऐसे बना लिया। ठीक है, इसको मैं फिलहाल हटा लेता हूँ, बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चल रहा है। यहाँ पर सेव किया हमने सिंपल सा एक पी टैग लिया जिसमें लिखा हुआ है क्लिक टू शो हाइड पैनल। क्या मतलब है समझाता हूँ। टॉगल फीचर, यानी एक क्लिक करेंगे तो कुछ दिखेगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो नहीं दिखेगा। ये फीचर हम लोग बनाने वाले हैं अभी। इसके बाद मैंने एक डिव लिया, उसके अंदर मैंने पैनल लिखा और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हम लोग एंड रिजल्ट में करना ये चाहते हैं ना कि हमें सिर्फ ये वाला पॉइंट दिखेगा, ये गायब रहेगा, ये नहीं दिखेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, इसको एक बटन बना देंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा चीज दिखेगा, दोबारा क्लिक करेंगे छुप जाएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इस चीज को। अब इसके लिए हमें HTML तो लगेगा ही, जो कि हमारा HTML सामने है, CSS भी लगेगा और जावास्क्रिप्ट भी लगेगा। तो समझाने के लिए मैं यहाँ पर छोटा सा दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा CSS लिख के इसको अच्छा बना लेते हैं भाई, लुक थोड़ा ठीक कर लेते हैं। अब हम लोग CSS पढ़ने वाले बंदे हैं यार, थोड़ा सा स्टाइल पे फोकस करेंगे। तो मैं फोकस करूंगा, यानी टारगेट करूंगा पैनल को, और साथ ही साथ क्योंकि पैनल आईडी इसलिए हैश से हमने टारगेट किया। इसके बाद मैं बोलूंगा डॉट फ्लिप। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्लास था। इसके अंदर मैं सिंपल सा कुछ लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा पैडिंग 10 पिक्सल हो जाए, तब देखिए पैडिंग हो गया 10 पिक्सल का। मैं बोलूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाए हमारा। ठीक है, तब देखिए अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा टेक्स्ट है, इस वजह से पैनल सेंटर में हो गया। मैं बोलूंगा बैकग्राउंड कलर मुझे ला के दो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 04AA6060। ठीक है, मैंने सेव किया तो ये कुछ इस तरीके से कलर आ गया। इसके बाद मैं बोलूंगा अंदर का जो कलर है वो व्हाइट कर दो, ताकि थोड़ा सा ठीक लगे इस तरीके से। अब ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। इसके बाद मैं बोलूंगा
करूंगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और हेक्साडेसिमल वैल्यू दे दूंगा मैं A6D8A8। सेव करूंगा मैं इसको, तो ये हल्का सा लाइट ग्रीन के एक तरह से बॉर्डर आ गया। अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आपको देखिए हल्का सा यहाँ पर आपको बॉर्डर दिख रहा है। ठीक है, दोबारा से इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। तो अब ये थोड़ा ठीक ठाक डिसेंट लग रहा है। मार्जिन में मैं क्या करूंगा, ऑटो कर दूंगा मार्जिन। ऑटो करने से क्या होता है आपको पता है, डिफ सेंटर में चला जाता है। मैंने ऑटो किया, ये डिफ सेंटर में आ गया प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैं कर्सर पॉइंटर का इस्तेमाल करूंगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जाते ही पॉइंट का तरह दिख रहा है। ठीक है, और इसके बाद जाके पैनल में कुछ अलग से स्टाइल करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाइल किया वो मैं चाह रहा था पैनल वगैरह सब में दिखे, इस वजह से। अब पैनल में जाके मैं बोलूंगा डिस्प्ले नन। जैसे ही मैं डिस्प्ले नन बोलूंगा तो ये जो पैनल का एरिया वो गायब हो जाएगा। अब देखिए ये गायब हो गया। ठीक है, और कर्सर को मैं बोलूंगा ऑटो, कर्सर ऑटो। सेव कर दिया हमने। तो अब आप देखिए ये गायब हो गया, लेकिन अब क्लिक करने पर आ नहीं रहा है। तो ये क्लिक करने पर जो आएगा ना, इसका लॉजिक हमें लिखना पड़ेगा। अब इसका लॉजिक लिखेंगे कैसे करके, इसका लॉजिक हमें जावास्क्रिप्ट में लिखना है। जावास्क्रिप्ट में इसका लॉजिक लिखने से पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि हम अगर नन नहीं करते तो हमें प्रॉपर दिख रहा है। ठीक है, और ये सजा हुआ भी है। नन करने पर ये नहीं दिख रहा है। तो अब हम लोग करेंगे सिर्फ इतना ही ना कि जैसे इस पे क्लिक होगा तो ये जो नन प्रॉपर्टी है इसको ओवरराइड कर देंगे, किससे, ब्लॉक से। यानी अगर मैं नन की जगह यहाँ पर ब्लॉक कर दूं, लेट्स से ये नन है ना, मैं यहाँ पर अगर ब्लॉक कर दूं BLOC के ब्लॉक, तो ब्लॉक का मतलब दिखेगा, तो दिख रहा है। तो नन का मतलब नहीं दिख रहा है। तो हमने क्या रखा, बाय डिफॉल्ट तो नन रखा, और मैंने कहा कि जब इस पे क्लिक हो तो ये ब्लॉक बन जाए, और दोबारा क्लिक हो तो फिर से नन बन जाए। तो ये भला करेंगे कैसे करके, तो इसको अचीव करने के लिए हमें थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। सबसे पहला हमें ये देखने, क्लिक किस पे करना है, इस पे करना है, इस पे पैनल पे क्लिक करना है। तो हमारा पैनल क्या है, P टैग था। इस पे हम लोग एक एट्रीब्यूट लेके आएंगे। ये बेसिकली ब्राउजर इवेंट होता है। हम लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट में डॉम मैनिपुलेशन नहीं पढ़ा है। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन पे हमारा डेडिकेटेड जावास्क्रिप्ट का फेज आने वाला है। हमारा फेज 1 जावास्क्रिप्ट का कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कंप्लीट एसेंशियल्स फंडामेंटल कवर हो चुका है, जिसमें 18 फंडामेंटल हमने बताया था जावास्क्रिप्ट में, जिसका वन शॉट भी आ चुका है। 8 आवर्स प्लस हमारा उसका है, वो आप देख सकते हैं फेज 1। फेज 2 भी हमारा रिकॉर्ड हो चुका है इन डिटेल, और अपलोड भी हो चुका है इन डिटेल। फेज 2 में हमने ऑब्जेक्ट, एरेज और बहुत सारा टेस्टिंग वगैरह काफी कुछ वहां डिस्कस किया है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। यानी जो भी टॉपिक वहां डिस्कस किया वो बेसिक से एडवांस टॉपिक डिस्कस किया वहां पर। और फेज 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन 15 घंटे के अराउंड, मोर देन 15 आवर्स में हमारा फेज 2 कंप्लीट हो चुका है। उसका वन शॉट भी अपलोड हो चुका है 2 पार्ट में। ठीक है, फेज 3 में हम लोग कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वगैरह, और फिर फेज 4 में जाके हम लोग डॉम मैनिपुलेशन पढ़ेंगे बहुत डिटेल से। उस वक्त इस चीज का खुलासा होगा, लेकिन अभी जस्ट मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक इवेंट होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब जैसे ही माउस का क्लिक हो तो हम लोग ये बोलेंगे ऑन क्लिक में एक फंक्शन चलाओ, जिसका नाम होगा माई फंक्शन। माई फंक्शन यानी जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हैं ना, बस हमने एक फंक्शन का नाम बनाया और हमने बता दिया कि जैसे ही ऑन क्लिक यानी इस पे जैसे क्लिक हो, इस पे जैसे क्लिक हो तो माई फंक्शन नाम का एक फंक्शन होगा, उसको रन कर दो। तो अभी फंक्शन तो है ही नहीं हमारे पास, तो वो फंक्शन हम लोग बनाएंगे, उसका लॉजिक हम लोग लिखेंगे, और इस पे जैसे क्लिक करेंगे वो फंक्शन चल जाएगा। तो वो फंक्शन कैसे बनाना है, सिंपल सी बात है। जब जावास्क्रिप्ट हमें लिखना हो तो 2 तरीका होता है जावास्क्रिप्ट लिखने का। एक तो एक्सटर्नल, जिसमें यहाँ पर जेएस बोलकर हम लोग जैसे करते थे प्रैक्टिस। एक होता है इंटरनल, स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो फिलहाल हम लोग छोटा सा लॉजिक लिख रहे हैं तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख लेंगे। मैंने जो फंक्शन यहाँ पर पास किया है माई फंक्शन नाम का, उसको बनाना भी पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम मैं क्या रखूंगा, सेम वही माई फंक्शन रखूंगा। ठीक है, माई फंक्शन, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस पे जब क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन चल जाए। इस पे क्लिक हो से मुराद P टैग, यानी इस पर जैसे क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए। तो पहले मैं टेस्ट ड्राइव करूंगा। कैसे टेस्ट ड्राइव करूंगा, मैं कंसोल जाके बोलूंगा कोड उसमें आई एम क्लिक, सेव किया मैंने। अब देखिए, अब मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि काम हुआ कि नहीं। मैं कंसोल खोल कर देखूंगा, अगर मुझे कंसोल में दिख रहा है कुछ, अब देखिए आई एम क्लिक आ गया। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने रिफ्रेश किया, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तब देखिए आई एम क्लिक लिखा हुआ आ गया। ठीक है, मैं इसको जूम करता हूँ, एज यू कैन सी। इसका मतलब क्या है, अब देखिए क्लास 6 HTML लाइन नंबर 483, इतना लंबा कोड हमने लिख लिया, और 483 कहां से आ रहा है, कंसोल से। इसका मतलब है मैं दोबारा क्लिक करूंगा, देखिए 2 टाइम्स। मैं जितना बार क्लिक कर रहा हूँ, एज यू कैन सी, मतलब ये फंक्शन चल रहा है, तभी तो ये फंक्शन दिखा रहा है ना कंसोल में। तो इसका मतलब फंक्शन तो काम कर रहा है। अब हम लोग इसके अंदर फंक्शन का लॉजिक लिखेंगे कि कैसे करके इस डिस्प्ले को हम लोग नन कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग, ये सवाल हमारा ये है कि हमें दिखाना किसको है, हमें इस डिफ को दिखाना है ना, इस बटन पे क्लिक होने पर। तो पहले हमें डिफ को टारगेट करना पड़ेगा। अब जिस तरीके से आपको पता है कि CSS में टारगेट करने का 2 से 3 तरीका तो आपको मालूम है, एक एलिमेंट है, एक ग्रुप से है, एक क्लासेस है, एक आईडी है, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में भी HTML एलिमेंट को टारगेट करने का बहुत सा तरीका है। हम लोग डॉम मैनिपुलेशन में इन डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी एक मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, वो तरीका क्या है, वो इस तरीके से है। मैं इसके अंदर जाके एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट नाम से, और इसका नाम रखूंगा मैं पैनल। ठीक है, ये पैनल है हमारा। इसके अंदर मैं टारगेट कैसे करके करूंगा, तो मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब उस एलिमेंट के आईडी के थ्रू, यानी कोई भी एलिमेंट के आईडी के थ्रू उसको गेट करो, इसीलिए हमने डिफ के अंदर आईडी पैनल लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही हम लोग करेंगे इसके अंदर हम लोग वही आईडी पास करेंगे कोड्स के अंदर जो एग्जैक्ट नाम हमने भेजा उस डिफ में। द मोमेंट हमने ये काम किया तो अब जावास्क्रिप्ट की मदद से हम लोग इस एलिमेंट को गेट कर पा रहे। गेट कर पा रहे का मतलब कनेक्ट कर पा रहे। अब जो मर्जी इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। इसको भी ट्राई करेंगे हम लोग। कैसे ट्राई करेंगे? आई एम क्लिक्ड के बाद मैं इसको कंसोल करके देखता हूँ पैनल की, हमें मिलता क्या है, हमें क्या दिखता क्या है, क्या ये एलिमेंट टारगेट जो होगा तो कैसे होगा, क्या दिखेगा। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, अब देखिए मुझे पूरा का पूरा डिव दिख रहा है। ये पूरा का पूरा डिव आपको दिख रहा है, ये पूरा सेम डिव है। इसका मतलब सक्सेसफुली कि हाँ, जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन भी काम कर रहा है और साथ साथ ये जो पूरा का पूरा डिव है हमने सिलेक्ट किया वो हमें दिख भी रहा है क्योंकि हमने इसको कंसोल करवाया हुआ है, ठीक है। बाकी अभी हम लोग डॉम नहीं पढ़ रहे कि मैं आपको डिटेल से समझाऊं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग एक ट्राई कर रहे हैं, यानी ट्राई से मुराद है कि एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं किसी और चीज के लिए, तो मैं चाहता हूं कि बेसिक लेवल पे तो ये समझाऊं क्योंकि आगे आगे आपको वैसे भी पढ़ना है डॉम, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लॉजिक लिखूंगा। अब मैं कंफर्म हो चुका हूँ ना कि काम कर रहा है। लॉजिक कैसे लिखूंगा? बहुत सिंपल है। मैं लिखूंगा इफ के अंदर कंडीशन आता है, मैं बोलूंगा इफ पैनल, अगर पैनल डॉट स्टाइल, पैनल डॉट स्टाइल, इसका मतलब पैनल डॉट स्टाइल यानी पैनल के ऊपर जो भी स्टाइल लगा है, पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। क्या मतलब? यानी डिस्प्ले का स्पेलिंग गलत हो गया, डिस्प्ले इसका मतलब है कि पैनल के ऊपर जो स्टाइल लगा है उस पे डिस्प्ले लगा है। देखो तो अगर पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले बराबर हो नन के, अगर वो नन हो, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ नन किया हुआ है ना, एज यू कैन सी हमने तो नन किया हुआ है, पैनल डॉट स्टाइल डॉट नन, ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप जावास्क्रिप्ट हमारा फेज 2 देख कर आ रहे हैं ना, तो आप ये कहते होंगे कि यार यहाँ पर डॉट क्यों लगा, ये ऑब्जेक्ट थोड़ी है। आपके दिमाग में वही चीज आएगा कि यार सब ऑब्जेक्ट है क्या जावास्क्रिप्ट में? तो हाँ, एक्चुअली में सभी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये इसको भी एज अ ऑब्जेक्ट ही आप गेट कर रहे हैं, तभी तो आप जाके डॉट 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 प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लगा दिया कि अगर ये नन है तब जाके मुझे कुछ करना है। क्या करना है? तो मैं क्या बोलूंगा कि पैनल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले को बराबर कर दो ब्लॉक का, BLOCK ब्लॉक। हमने सेव किया इसको और एल्स में हमने बोला कि एल्स अदरवाइज पैनल डॉट डिस्प्ले डॉट, बल्कि डिस्प्ले नहीं, पैनल डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट डिस्प्ले बराबर कर दो नन के। अब आप बोलेंगे ये क्या लिख दिया? देखिए सिंपल सी बात है, ये वाला फंक्शन कब चलेगा? जब इस पे क्लिक हो। अभी मैंने रिफ्रेश किया तो बाय डिफॉल्ट हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मतलब स्टार्टिंग में हमें नहीं दिखेगा कुछ भी क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इसको नन किया हुआ है। जैसे ही बंदा इस पे क्लिक करेगा ये वाला फंक्शन चलेगा। ये वाला फंक्शन जब चलेगा तो ये चेक करेगा क्या पैनल स्टाइल और डिस्प्ले नन है, तो उसको पता चलेगा बिल्कुल है। यहाँ तक तो 100% श्योर है कि नन ही दिखेगा। तो जैसे ही ये दिखेगा तो हमने इस ब्लॉक को चला दिया। हमने बोला अगर ऐसा है तो डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो। तो इसका मतलब क्या? क्लिक करते ही आपको डिस्प्ले दिख रहा है, एज यू कैन सी क्लिक करते ही आपको डिस्प्ले दिख रहा है। दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, हट जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बार क्लिक करने पर दिख तो गया, फिर से क्लिक करने पर क्यों हटा? उसका पीछे रीजन ये है कि देखिए लॉजिक समझिए। फर्स्ट टाइम में तो हमने यहाँ पर डिस्प्ले नन किया हुआ था और जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया तो इफ चल गया, इफ चल गया। तो अब यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना, ये डायनेमिकली नन से ब्लॉक हो जाएगा। भले आपको दिख नहीं रहा लेकिन अब ये ब्लॉक हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब मैं दोबारा इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आके ये चेक करेगा ना, तो यहाँ पर तो नन है नहीं, तो इफ तो चलेगा नहीं, तो एल्स चलेगा। तो हमने क्या किया? दोबारा से उसको नन कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है? एक टॉगल इफेक्ट हम लोग ले पा रहे हैं। और इस चीज का मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कि पहले क्या था बाद में क्या था। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, अब बाय डिफॉल्ट क्या है, यहाँ पर आते हैं, पैनल पे मैं आया और अब देखिए इस तरीके से पैनल में क्या लगा हुआ? अभी डिस्प्ले नन, पैनल अभी नन है। जैसे ही क्लिक किया अब आप देखिए डिस्प्ले नन कट गया। ये डिस्प्ले नन आपको कटा हुआ दिख रहा है, बल्कि एक बार और क्लिक करना पड़ेगा ये। अब आप देखिए डिस्प्ले नन कट गया और यहाँ पर क्या बन गया? अब डिस्प्ले ब्लॉक। अगर मैं यहाँ से भी आपको दिखाऊं थोड़ा सा जूम करके, तो आप देखिए ये डिस्प्ले ब्लॉक बन गया। जैसे ही मैंने दोबारा क्लिक किया अब देखिए ये फिर से डिस्प्ले नन बन गया। समझ में आ रहा है आपको? तो ये जावास्क्रिप्ट के मदद से हम लोग CSS और HTML को चेंज करें। इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक इंटरैक्शन, ठीक है। आई नो आपको मजा आया होगा अगर आप पहली बार ये देख रहे हैं और आपने डॉम नहीं किया जावास्क्रिप्ट में, तो सो डोंट वरी, डॉम में तो हम लोग इससे भी बहुत खतरनाक लेवल की चीजों को करने वाले हैं, ठीक है। ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, बेसिक है। अब यहाँ पर हिडन की जगह एक विजिबिलिटी भी होता है। दोनों में फर्क क्या है? जब आप डिस्प्ले नन करते हैं ना तो वो एलिमेंट हिडन हो जाता है और पेज जब रेंडर होता है, जैसे कि अभी आप देखिए हमने डिस्प्ले को नन किया हुआ है ना, तो पेज ऐसे रेंडर होता है कि जैसे यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, क्लिक करने पर ये दिख रहा है। एक होता है विजिबल। विजिबल में क्या फर्क होता है ना, अगर मैं इसको एग्जांपल के तौर पे थोड़ी देर के लिए विजिबल कर देता हूँ कि विजिबिलिटी मतलब विजिबल तो इसमें ऐसे नहीं करना, इसका अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये नन को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ यहाँ से और सेव करूंगा और इसके नीचे मैं आके लिखूंगा यहाँ पर विजिबिलिटी, और विजिबिलिटी हिडन होता है, ठीक है।
जैसे ही मैं इसको कर देता हूँ ना हिडन, इसमें फर्क ये आता है ना कि विजिबिलिटी में क्या होता है कि भले आपको सिर्फ दिख नहीं रहा है, विजिबल नहीं है, लेकिन जो भी आपका पैनल का एरिया और साइज है ना वो यहाँ पर ठीक लिया हुआ है, लेकिन सिर्फ नजर नहीं आ रहा। लेकिन जब आप हिडन के जगह नल इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई स्पेस वगैरह कुछ नहीं ले रहा है, मतलब वो गायब हो चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो आगे हम लोग इस पे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे करके विजिबिलिटी और कैसे करके नन। तो आमतौर पे आप विजिबिलिटी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि विजिबिलिटी का मतलब है कि स्पेस ले रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो जब आप चाहेंगे कि ना दिखे तो स्पेस भी ना ले, मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप यही चाहेंगे, तो इसलिए डिस्प्ले नन इज आइडियल जनरल सिनेरियोज में। ठीक है, तो मैं इसको सेव करूंगा। अब देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया इस पे ये दिख रहा है, दोबारा क्लिक किया तो नहीं दिख रहा है। एज यू कैन सी ये टॉगल फीचर है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज हम लोग इसी पर इत्तेफाक कर लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो क्रैश कोर्स आएगा उस पे हम लोग मैक्स विड्थ से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे, कैसे अप्लाई करते हैं। विड्थ हाइट तो पढ़ लिया, विड्थ हाइट पढ़ लिया, टेबल में विड्थ हाइट पढ़ लिया, अब मैक्स विड्थ और मैक्स प्रॉपर्टी को थोड़ा सा पढ़ेंगे। हालांकि इससे पहले हमने मैक्स विड्थ भी पढ़ाया है ऑलरेडी, बट एक बार और पढ़ेंगे, उसमें कुछ चीजें हैं स्लाइड जो देखना है हमें वो। उसके बाद हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, विच इज रियली बड़ा टॉपिक, यानी काफी कुछ उसमें है। ठीक, जैसे बैकग्राउंड था काफी कुछ था, ऐसे पोजीशन में भी काफी कुछ टॉपिक्स आता है। फिर पोजीशन ऑफसेट आ जाएगा, फिर आपका जी इंडेक्स प्रॉपर्टी आ जाएगा। जी इंडेक्स प्रॉपर्टी एक के ऊपर एक एलिमेंट रखने का, वो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर जी इंडेक्स प्रॉपर्टी। और फिर आता है ओवरफ्लो का प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद काफी सारा प्रॉपर्टी है, फ्लोट है, इनलाइन है, अलाइन प्रॉपर्टी है, कॉम्बिनेटर्स है, और फिर एक बड़ा टॉपिक हमारे सामने आएगा सूडो क्लासेस और सूडो एलिमेंट्स। बहुत डिटेल से हम लोग उसको पढ़ेंगे, बहुत कुछ देखेंगे उसके अंदर हमारे पास आएगा। मोस्ट ऑफ द लोग सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस को स्किप करते हैं, बहुत डिटेल नहीं पढ़ते, जबकि आगे जाके जब आप फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे ना, बूटस्ट्रैप, टेलविंड जैसा या कोई भी सीएसएस का फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म्स वगैरह में वहां पर सूडो एलिमेंट भर भर के इस्तेमाल होता है, और फॉर्म में सूडो एलिमेंट ही इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। फिर वहां पर लोग फॉर्म को चेंज नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उनको सूडो एलिमेंट का नॉलेज नहीं होता। पर हम लोग सीएसएस में सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सूडो एलिमेंट के बाद लगभग आप बोल सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल्स पॉइंट होता है ना वो कवर हो जाएगा। तो हम लोग बेसिक नैप बार बनाएंगे, नेविगेशन बार, बेसिक ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ठीक है, इमेज गैलरी बेसिक देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर देखेंगे बहुत डिटेल से, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोग फॉर्म्स के ऊपर आ जाए कि फॉर्म्स को कैसे सेट करते हैं, इसमें डिटेल तफसील होगा, काफी तफसील है यहाँ। फिर हम लोग थोड़ा बहुत काउंटर्स और यूनिट के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी मैंने कहा था यूनिट अलग अलग पिक्सल्स वगैरह, उस पर मजीद डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इनहेरिटेंस, स्पेसिफिसिटी, इंपॉर्टेंट, मैथ फंक्शन, ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी, वेब लेआउट, ये सब कुछ इन डिटेल कवर करने वाले हैं। और इन सबको कवर करने के बाद भी हमारा सीएसएस का सिर्फ बेसिक कवर होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक कवर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड उसके बाद पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांस सीएसएस। या तो हम लोग फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड एडवांस से पहले पढ़ लेंगे या एडवांस के बाद पढ़ेंगे, कवर तो करना ही है। इसके बाद एडवांस सीएसएस कवर करेंगे, जिसका आप एनिमेशंस वगैरह भी सीखेंगे, 2D 3D एनिमेशंस वगैरह, और फिर एंड में जाके हम लोग कहीं पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ठीक है, और उसके बाद होगा तो हम लोग सैस को भी पढ़ लेंगे। ठीक है, जो कि एक प्री प्रोसेसर है सीएसएस के ऊपर। तो इतना कुछ आने वाला है फ्यूचर में, और इसके बाद फिर हमारा जावास्क्रिप्ट का भी आगे आने वाला 4-5 फेज है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव जावास्क्रिप्ट का हमारा कोर्स बनेगा इंटायरली, नॉट ओनली यूट्यूब, नॉट इवन इंटायरली ऑन, आप बोल सकते हैं कि इंटरनेट शायद, क्योंकि काफी डिटेल्स हम लोग कवर करें। और ये एक्सक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स है, इंक्लूड प्रोजेक्ट करेंगे तो फिर तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी तकरीबन 90 आवर्स, 100 आवर्स क्रॉस कर सकता है पूरा हमारा जो कोर्स है। अगर हम लोग पूरा फ्रंट एंड की बात करें तो मेरे ख्याल से वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनने वाला है शायद दुनिया में फर्स्ट टाइम, क्योंकि हमने बहुत बहुत डिटेल से कवर किया और हर एक चीज को कवर किया है। यानी एक प्लेलिस्ट ऐसा मिलेगा आपको यूट्यूब में इंशाल्लाह कुछ महीनों या सालों के बाद, कि जहां पर आप क्लिक करेंगे ना, तो वो प्लेलिस्ट अगर आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 6 से 8 महीने में, तो आप जॉब रेडी हो जाएंगे। एटलीस्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन डिटेल, हर लाइब्रेरी, हर चीज, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन डिटेल, मतलब जो आप सोच सकते हैं वो सब वहां पर कवर है, जो आप नहीं सोच सकते वो भी वहां पर कवर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी जर्नी पे है, अभी तो काफी टाइम बाकी है। अभी तो हम लोग एडवांस लेवल पे भी सीएसएस पे नहीं गए, ना एडवांस लेवल पे जावास्क्रिप्ट पे गए, फ्रेमवर्क्स तक टच नहीं किया, लाइब्रेरीज को टच नहीं किया, रिएक्ट, व्यू, एंगुलर को टच नहीं किया, बैकएंड को टच नहीं किया। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है फ्यूचर में। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए वेब डेवलपमेंट। और साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट तक हम लोग महदूद नहीं रहेंगे, हम लोग लिमिटेड नहीं रहेंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट डिसिप्लिन्स को टच करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन और नेटिव का बात कर रहा हूँ मैं, और भी काफी सारा चीज फ्यूचर में डीएसए वगैरह के ऊपर भी डिटेल से डिस्कस मैं करूंगा ऑफ कोर्स। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहला वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपना प्यारा सा कमेंट बताना जरूर कि कैसा लगा वीडियो, और जो हमारा प्लान है वो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ।